इसको पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 इंटू 3 आयन कितना हो गया 2 3 6। तो जैसे ही ये मैग्नीशियम रिबन आग पकड़ेगा आपको एक ब्राइट फ्लेम यहां पर दिखाई दे रही है। इसमें थोड़ा पानी डाल के देखेंगे तो आपको ब्राउन कलर का लिक्विड भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। एक और चीज होती है, मैंने इस बीकर को हाथ लगा के देखा, मेरे को बहुत खुजली था तो मैंने हाथ लगा के देखा गरम फील हुआ। कैसा फील हुआ? गरम गरम। तो उसके लिए हम इसके अंदर ऐड करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सो दैट पानी के अंदर कुछ आयंस आ जाएंगे एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। सिंगल रिएक्टेंट, वन रिएक्टेंट विल ब्रेक, डिकम्पोज टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम टू रीस्टार्ट। आज के ब्यूटीफुल से सेशन में हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आपके साइंस के टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका वेटेज ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का है, सो इट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बाय द वे, ये वीडियो जो जा रहा है वो हमारे गोट सीरीज का पार्ट है। गोट का मीनिंग क्या होता है ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड एक और बात बताना चाहूंगा, वीडियो में आप किसी लेक्चर को देख रहे हो ऐसा आपको नहीं लगेगा, एक सिनेमैटिक फील, एक मूवी वाला फील आपको आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। बहुत मजा आने वाला है साथ में पढ़ने के लिए, एनिमेशंस यूज करके, विजुअलाइजेशन को यूज करके। एंड एक और बात कहना चाहूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के ऊपर काफी सारे अपडेट्स, नोट्स, बिहाइंड द सीन्स, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें हम करते रहेंगे, तो जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। शुरू करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में 9th में 8th में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में सुना होगा। मुझे बताइए, यहां पर एक वैक्स का कैंडल लिया है, मोमबत्ती, उसको हमने जलाया, धीरे 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 वो मेल्ट हुई, लेकिन क्या इसके कंपोजिशन में, इसके केमिकल में कोई चेंज आया? मेल्ट होने के बाद भी भले उसका शेप चेंज हो गया, लेकिन मोम तो मोम है, वैक्स रिमेन्स वैक्स। उसको फिर से मेल्ट करके आप नया शेप दोगे, फिर से नया कैंडल बन जाएगा। यस और नो? इसके कंपोजिशन में, केमिकल में कोई चेंज नहीं आया है। दिस इज अ फिजिकल चेंज। क्या ये बात सही है? उसी तरह से टमाटर लिया, टमाटर के मैंने छोटे 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 टुकड़े कर दिए, बहुत सारे 20 टुकड़े कर दिए, लेकिन हर टुकड़े में वही चीजें हैं जो पूरे टमाटर में थी। अगेन उसके केमिकल में, उसके अंदर जो केमिकल्स थे उसमें कोई चेंज नहीं आया, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया। आपने सिर्फ उसको डिवाइड कर दिया इनटू स्मॉल पार्ट्स। सिंपल बात है। एक और बात, पानी को हमने बॉईल किया, उबाला, पानी का स्टीम बना, वेपर बना, लेकिन उसमें भी पानी है। H2O रिमेन्स H2O, भले वो लिक्विड में हो या वेपर में हो। इसको ठंडा करके आइस बना दो, बर्फ बना दो, उसमें भी H2O यही है, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है। तो ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल फिजिकल चेंजेस। एक और एग्जांपल लिया, कांच तोड़ा, पत्थर मार के ठप करके कांच तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन हर टुकड़ा वही है ना, कांच ही है। उसके भी कंपोजिशन में, केमिकल में कोई चेंज नहीं आया। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज में क्या होता है? कोई कंपोजिशन में चेंज आपको नहीं दिखता, नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है बात? फिजिकल चेंज में कोई भी टाइप का केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो केमिकल रिएक्शन कहां दिखता है? केमिकल चेंज में। केमिकल चेंजेस डू इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। इसके भी कुछ एग्जांपल लेंगे हम। चलो, दूध लिया, दूध मतलब मिल्क। मिल्क लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर सीजन चल रही है, हमने दूध का एक ग्लास भरा, उसको हमने बाहर छोड़ दिया। धीरे धीरे बाहर छोड़ने के बाद उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी, फर्मेंटेशन होगा एंड दूध का बन जाएगा दही। आपको पता है इसके अंदर लैक्टोज नाम का शुगर होता है जो ब्रेक हो जाएगा। लैक्टोज ब्रेक होकर लैक्टिक एसिड बनेगा एंड तब जाके आपका दूध बन जाएगा दही। दूध फट जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहां पर क्या हुआ है? फर्मेंटेशन, माइक्रोबियल एक्टिविटी। यहां पर केमिकल में चेंज आया, लैक्टोज बना लैक्टिक एसिड, कंपोजिशन में क्या दिखा? चेंज दिखा। ये होता है केमिकल रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक आयन का तवा था, तवा, उसको मैंने ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में बाहर छोड़ दिया, बारिश में छोड़ दिया 1 हफ्ता बाहर, तो धीरे धीरे जंग लग जाएगी, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। जंग लग गया, आयन वॉज टर्न्ड इनटू आयन ऑक्साइड। जो रेड कलर का रस्ट में दिखता है वो क्या है? आयन ऑक्साइड, Fe2O3। तो यहां पर केमिकल में चेंज आया, लोखंड का आयन ऑक्साइड बना, आयन का आयन ऑक्साइड बना, कंपोजिशन में चेंज, केमिकल में चेंज। एक और एग्जांपल लेते हैं, ग्रेप्स का। आपने सुना है ग्रेप्स, ग्रेप का जो जूस होता है उससे वाइन बनती है। तो अगर ये ग्रेप्स हैं, इनको मैंने काफी दिन तक ऐसे ही बाहर छोड़ दिया है, गर्मी में छोड़ दिया है, तो धीरे धीरे इनका भी क्या होगा? फर्मेंटेशन। इनके अंदर जो शुगर होता है, शुगर ब्रेक होकर एल्कोहल बनता है, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या बोलते हैं? ग्रेप्स
फर्मेंट हो चुकी हैं, सड़ चुकी हैं, उनमें से बास आएगी अल्कोहल की। खा मत लेना, अल्कोहल है अंदर, नशा चढ़ जाएगा भैया। समझ में आ रही है? ये भी क्या हो गया? केमिकल चेंज। शुगर वॉज ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल, केमिकल चेंज हो गया, कंपोजिशन में चेंज। एक और एग्जांपल लिया, फूड डाइजेस्ट हो रहा है बॉडी के अंदर, आपने खाना खाया, कैसा? कॉम्प्लेक्स फूड, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, आपने फैट खाया, प्रोटीन खाया, अंदर जाके डाइजेशन हुआ। कार्बोहाइड्रेट वॉज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, फैट वॉज ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन जो खाया था वो ब्रेक होके अमीनो एसिड बना। तो यहां पर भी चीजें टूट रही हैं, कंपोजिशन में चेंज आ रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड बन जाता है सिंपल फूड। दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। क्या ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, कैसे पहचाने कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? What are the changes that are seen during a chemical reaction? कुछ तो दिखेगा ना, चेंज दिखेगा। क्या दिखेगा? ध्यान से सुनना। बाय द वे, जितनी सारी चीजें मैं बता रहा हूं, जो चीजें आपको दिख रही हैं, उन चीजों को आप नोट करते जाना। स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने आपको बताया था, खुद के नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो जो चीजें छोटी छोटी डेफिनेशंस या कुछ कुछ इक्वेशंस में आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, वो सब आप लिखते चलना, नोटबुक पेन साथ में रखना। अपने नोट्स आपके अगर बन जाते हैं वन शॉट वीडियो देखते देखते, तो आपको वो नोट्स साल भर काम आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? तो क्या चेंज दिखता है केमिकल रिएक्शन जब होता है? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इट कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव्स आल्सो, एज अ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला चेंज आपको दिखेगा, चेंज इन स्टेट। मतलब क्या सर? स्टेट मतलब आपने सुना है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो यहां पर आपको स्टेट में चेंज दिखता है। एग्जांपल देता हूं, मैंने दो लिक्विड को मिक्स किया, मैंने दो ट्रांसपेरेंट लिक्विड को मिक्स किया, तो मुझे अंदर कुछ सॉलिड, येलो कलर का सॉलिड बनते हुए दिखा। जादू है क्या? नहीं, इसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। दो लिक्विड कौन से थे? देखिए, एक था लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, एंड एक था पोटेशियम आयोडाइड। सर ये फॉर्मूला कहां से आए? ये मैंने आपको, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, उस वीडियो में आपको मैंने बताया है कि किस तरह कंपाउंड बनता है, किस तरह वैलेंसी को यूज करके कंपाउंड बनाना है, ये सब कुछ आपको मैंने बताया है। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इनको मिक्स कर दो, दोनों ट्रांसपेरेंट लिक्विड हैं, उनको मिक्स कर दो तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपको दिखता है। ये प्रेसिपिटेट किस चीज का है, ये हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। अभी सिर्फ इतना समझिए, लिक्विड से दो लिक्विड को मिक्स करके सॉलिड मिला, सो यहां पर क्या दिखा? चेंज इन स्टेट। सॉलिड मिल गया, स्टेट चेंज हो गया ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसी तरह चेंज इन कलर। मुझे बताओ, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को मिक्स करके मुझे येलो कलर का पदार्थ मिला, तो कलर में भी चेंज दिख रहा है। ये सब कहां दिखता है? केमिकल रिएक्शन में दिखता है। एक और चीज, चेंज इन कलर आप रस्टिंग में भी देख सकते हो। लोखंड का चेन है, उसको अगर जंग लग गया तो वो लाल हो जाएगा। जो उसका थोड़ा ग्रेइश कलर था, वो कैसा हो गया? रेडिश ब्राउन कलर हो गया, रस्ट का कलर। तो यहां पे चेंज इन कलर दिखता है। तो याद रखेंगे यार, चेंज इन स्टेट हो रहा है। लिक्विड का सॉलिड हो सकता है, सॉलिड का लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड का गैस भी हो सकता है। चेंज इन स्टेट दिख सकता है, या फिर चेंज इन कलर भी दिख सकता है। एक और चीज, इवोल्यूशन ऑफ गैस। आपको बुलबुले दिख रहे हैं, बबल्स दिख रहे हैं। मैंने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला है, जिंक मेटल को मैंने सल्फ्यूरिक एसिड में डाला है, तो वहां से आपको बबल्स बनते हुए दिख रहे हैं। बाय द वे, ये सारे वीडियोस जो आपको दिख रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट है, वो हमने खुद परफॉर्म किए हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, तो पूरा वीडियो देखना, बहुत ही ज्यादा मजा आपको आएगा। बबल्स निकलते, बुलबुले निकलते हुए यहां पे दिखाई दे रहे हैं। ये भी कहां दिखता है? एक केमिकल रिएक्शन में दिखता है। एंड एक और बात, चेंज इन टेम्परेचर। ये जो रिएक्शन है, जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पे बहुत सारी हीट निकलती है। तो आप इस, अगर ये जो बीकर है या फिर कांच का जो बॉटल है, उसको मैं हाथ लगाता हूं ना, तो पूरा सॉल्यूशन एकदम गर्म फील होता है। तो यहां पर हीट भी आई, यहां पर टेम्परेचर में भी चेंज आया। तो ये सारी चीजें, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये सब कुछ कहां दिखता है? केमिकल रिएक्शन में दिखता है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो सर, एक केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, आइए समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड अ केमिकल चेंज, जहां पर हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये जो केमिकल चेंज है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। सर ये तो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखूं? इसको मैं एक कंसाइज फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूं, एक छोटे से फॉर्म में?
तो हम क्या करेंगे, हमने हाइड्रोजन लिखा, अच्छा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो मैंने एक प्लस लगा दिया, प्लस ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर। हम मैथमेटिक्स में इक्वल टू लगाते हैं, हम यहां पे एक एरो बनाते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, या फिर एरो वाटर, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये एक छोटा सा मेरा केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, स्मॉल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सिंपल बात है। अब मुझे बताइए हाइड्रोजन कैसा होता है, कंबस्टिबल, उसको अगर मैं चिंगारी दूं, उसको अगर मैं जलाऊं तो धमाका होता है, फट जाता है, आग लग जाती है, कंबस्टिबल है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, ऑक्सीजन आग लगाता है, ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकती। ये एक्सपेरिमेंट भी आपने किया होगा ना, एक कैंडल के ऊपर अगर आपने कोई ग्लास रख दिया तो कैंडल बुझ जाती है, ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लगती। हाइड्रोजन आग लगाता है या फिर खुद जलता है, ऑक्सीजन आग लगाता है, सपोर्ट्स कंबशन, है ना। लेकिन वाटर क्या करता है, इट एक्सटिंग्विशेस फायर, आग को बुझाने का काम करता है। तो कैन आई से यहां पे प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, जो हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन था एंड जो वाटर है, इनके प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर सब्सटेंसेस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन पुराना सब्सटेंस था, वो मिलकर हमें वाटर मिला, इट इज अ न्यू सब्सटेंस विथ अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। सिंपल डेफिनेशन है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर सब्सटेंसेस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंसेस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। जो आपका LHS में आपको जो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसकी प्रॉपर्टी अलग है, जो राइट हैंड साइड में आपको वाटर दिख रहा है उसकी प्रॉपर्टी अलग है। क्या बात समझ में आई। एक आखिरी बात, ये जो हमने लिखा यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर, इसको हम बोलते हैं एक वर्ड इक्वेशन, शब्द लिखे हमने। लेकिन इसको अगर और छोटा और कंसाइज करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं एक केमिकल इक्वेशन बनाऊंगा। केमिकल इक्वेशन में हम सिंबल्स एंड फॉर्मूला यूज करते हैं, तो यहां पर क्या चेंज दिखेगा, देखिए हाइड्रोजन के जगह पे मैं उसका सिंबल लिख दूं, या फिर उसका जो फॉर्मूला है, डाई एटॉमिक गैस है H2 ऐसे लिख दूं, तो और छोटा हो गया, है ना, और कंसाइज रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऑक्सीजन के जगह O2 लिख दिया, वाटर के जगह पे H2O लिख गया, तो ये बन जाता है मेरा केमिकल इक्वेशन, ठीक है। वर्ड इक्वेशन में हम वर्ड्स लिखते हैं, और ये जो छोटा सा इक्वेशन बना इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब ध्यान से सुनना, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिखता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दे आर रिएक्टेंट्स। एंड एरो के राइट हैंड साइड में जो आपको दिखता है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। मुझे बताओ, दो रिएक्टेंट हैं तो उनके बीच में मैंने प्लस लिखा है। अगर 3 रिएक्टेंट होंगे तो A प्लस B प्लस C ऐसा लिख सकता हूं। 4 रिएक्टेंट हैं तो A प्लस B प्लस C प्लस D, जितने रिएक्टेंट होंगे आपको सिर्फ उनको जोड़ते जाना है, प्लस करना है। एंड राइट हैंड साइड में यहां पे एक ही प्रोडक्ट है, अगर एक से ज्यादा होंगे तो A प्लस B यहां पर भी लिख सकता हूं, है ना। एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं तो उनके बीच में भी एक प्लस आएगा। एंड एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये कौन बता रहा है, एरो बता रहा है। प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट बन भी सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस भी होते हैं, तो उसमें उल्टा एरो भी लगाया जाता है। लेकिन यहां पे एरो क्या पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। सिंपल बात है यहां तक। तो एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले एंड सिंबल्स। यहां पे हम शब्द नहीं लिखेंगे, हम यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे या फिर सिंबल्स यूज करेंगे एलिमेंट्स के, ठीक है। अब एक और बात मुझे बताइएगा, ध्यान से सुनना, रिएक्टेंट में मुझे बताइए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, H2। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, H2, H2O का H2। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 ही है। तो कैन आई से LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। आपने एक लॉ सुना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लिख लेना ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना अमाउंट ऑफ मैटर रिएक्टेंट साइड में है उतना ही अमाउंट ऑफ मैटर प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। LHS में जो अमाउंट है शुड बी इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। क्या बात बराबर है। यहां पर बैलेंस्ड नहीं है, जितना लेफ्ट हैंड साइड में है उतना राइट हैंड साइड में नहीं है, सो दिस इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। एंड जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं।
जैसा जैसा मैंने आपको जो जो बताया है वो सब आपने लिखना है आपके नोट्स में। क्या यहां तक बात समझ में आई? तो अब करें क्या भैया, क्या करना है, हमें इसको बैलेंस करना है। एक महापुरुष कह गए हैं कि LHS शुड बी इक्वल टू RHS, परफेक्टली बैलेंस्ड एज ऑल थिंग्स शुड बी इन द यूनिवर्स। इन्फिनिटी वॉर देखिए तो आप इन महापुरुष को जानते होंगे, कमेंट में जरूर बताना ये महापुरुष कौन है। बैलेंस के बारे में इन्होंने बात की है, LHS शुड बी इक्वल टू RHS। तो यही हमें समझना है, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। देखो आपके टेक्स्ट बुक में जो पूरी मेथड दी है, डब्बा बना के, फ्लो चार्ट बना के, बहुत सारा स्टेप्स दिया हुआ है, उतना सब आपको एग्जाम में नहीं करना है, वैसा पूछते भी नहीं है। आपको एक डायरेक्टली बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, आपको डायरेक्ट बैलेंस करके आंसर लिखना है। लेकिन आपको बैलेंसिंग आनी तो चाहिए, तो वो बैलेंसिंग बेसिकली करते कैसे हैं वो मैं आपको एक सिंपल टेक्निक, सिंपल तरीके से बताऊंगा। आइए समझते हैं। बैलेंसिंग शुरू करने के पहले हमें दो बातें पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, कौन सा सीक्वेंस फॉलो करें बैलेंस करते वक्त। एक सीक्वेंस मैं आपको बताता हूं, हर इक्वेशन के लिए ये एप्लीकेबल है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करेंगे, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, जो कुछ भी है। पहले आप मेटल को पकड़ो और बैलेंस करो, उसके बाद आप नॉन मेटल को पकड़िए, हेलोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, जो कुछ भी है। हेलोजन में क्या आ गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ गया, ठीक है भाई। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये सीक्वेंस से आप किसी भी इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। करके दिखाऊंगा आपको, चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरी बात, आप अगर किसी मॉलिक्यूल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो कैलकुलेशन किस तरह होगा, ध्यान से देखिएगा। H2O में अगर मुझे ऑक्सीजन को 2 करना है तो मैं क्या यहां नंबर लगाऊंगा, नहीं। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, गलत हो गया, ये चलेगा नहीं चलेगा, रॉन्ग हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। 2 अगर लगाना है तो पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब H2O के लेफ्ट में हम 2 लगा रहे हैं। अब कैलकुलेशन कैसा होगा, 2 2 जा, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, एंड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 इंटू ऑक्सीजन गिव्स मी 2 ऑक्सीजन, इस तरह से। और एक एग्जांपल अगर मैं लूं, Fe3O4, इसको पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 इंटू 3, आयन कितना हो गया, 2 3 जा 6, एंड ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, इस तरह से। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ब्रैकेट में ट्वाइस। यहां पर ब्रैकेट में ट्वाइस लिखा है, मतलब यहां पर ऑक्सीजन 2 है एंड हाइड्रोजन भी 2 है, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैलकुलेशन कैसे होगा, 2 इंटू कैल्शियम, 2 कैल्शियम हो गए, ठीक है। OH ब्रैकेट ट्वाइस तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा, ऑक्सीजन हो गया 4 एंड हाइड्रोजन भी हो गया 4। इस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है जब हम नंबर लगाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लेफ्ट में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बैलेंसिंग। आते हैं हमारे पहले इक्वेशन पे, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स मी AgCl प्लस NaNO3। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है, चिंता का कोई बात नहीं है। ये पूरे जितने भी रिएक्शंस हैं वो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। अभी सिर्फ अपना पर्पस क्या है कि हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, इतना ही हमारा पर्पस है। तो पहले कहानी समझ लेते हैं। आइए, एक डब्बा यहां पे मैंने बनाया जिसमें मैंने रिएक्टेंट लिखा है लेफ्ट में और प्रोडक्ट लिखा है राइट में। लेकिन ये डब्बा वगैरह आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत है क्या, नहीं। हम एग्जाम में डायरेक्टली बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक हाथ 2 बार आप बना के देखिए ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, लेकिन बाद में एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए, तो सीक्वेंस कौन सा फॉलो कर रहे थे, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मुझे बताइए रिएक्टेंट में कोई मेटल आपको दिख रहा है? हाँ सर, 2 मेटल हैं, सिल्वर भी है नाइट एंड सोडियम भी है, Na। तो पहले अगर मैं सिल्वर को पकड़ूं, रिएक्टेंट में कितना सिल्वर है पहले मैं लिख देता हूं। 1 दिख रहा है तो मैंने लिखा Ag इक्वल्स टू 1 रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में भी आपको Ag दिख रहा है, यहां पे ऊपर कितना है, 1 ही है, तो मैंने लिखा Ag इक्वल्स टू 1 इन प्रोडक्ट। बैलेंस्ड है, कोई बात नहीं। दूसरा कोई मेटल आपको दिख रहा है, रिएक्टेंट में जाइए, देखिए कौन है, सोडियम है, कितना है, 1 है, मैंने लिखा रिएक्टेंट में Na इक्वल्स टू 1। यहां तक फॉलो कर रहे हो? प्रोडक्ट में भी आपको Na दिख रहा है, NaNO3 में कितना है, 1 है, लिखा मैंने Na इक्वल्स टू 1। कोई बात नहीं, सिंपल जा रहा है यहां तक, ठीक है। अब मुझे बताइए, ऑक्सीजन को छोड़ के कोई नॉन मेटल दिख रहा है आपको? हाँ, नाइट्रोजन है और क्लोरीन है। तो मैंने मान लो नाइट्रोजन को पकड़ा, रिएक्टेंट में कितना है, 1 दिख रहा है आपको भी AgNO3 में, मैंने लिखा N इक्वल्स टू 1 रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट साइड में आपको NaNO3, 1 नाइट्रोजन यहां पर भी दिख रहा है ऊपर मेरे टकले के ऊपर, तो मैंने लिखा N इक्वल्स टू 1 इन प्रोडक्ट्स। यहां तक तो समझ में आई बात। दूसरा कोई नॉन मेटल आपको दिख रहा है? हाँ, क्लोरीन दिख रहा है। रिएक्टेंट साइड में आपको NaCl, 1 क्लोरीन दिख रहा है, मैंने लिखा Cl इक्वल्स टू 1 रिएक्टेंट में।
एंड AgCl में भी एक क्लोरीन है, दिख रहा है आपको ऊपर, तो मैंने लिखा प्रोडक्ट में Cl इक्वल्स टू 1। यहां तक तो सब कुछ बैलेंस दिख रहा है सर। लास्ट में कौन बचता है? ऑक्सीजन बचता है। आइए AgNO3, वहां पे आपको 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं रिएक्टेंट में, तो मैंने रिएक्टेंट में क्या लिखा? O इक्वल्स टू 3, इस तरह से। एंड प्रोडक्ट में भी NaNO3 O3 दिख रहा है आपको ऊपर, O3, तो मैंने लिखा प्रोडक्ट में O इक्वल्स टू 3, ऑक्सीजन 3 एटम्स। तो यहां पर तो मुझे सब कुछ बैलेंस दिख रहा है, तो हाँ भाई ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक बैलेंस शीट बना के दिखाई कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हैं। एक एक करके हमने मेजर करके देखा, पहले हमने मेटल्स को देखा, फिर हमने नॉन मेटल देखा, फिर हमने ऑक्सीजन देखा, हाइड्रोजन होता तो वो लास्ट में आता इसके। करेक्ट है? इस तरह से हमें बैलेंस शीट बनानी है। ये जो डब्बा है, जो टेबल आपको दिख रहा है, उसको मैं बैलेंस शीट बोलता हूं। LHS को हमें RHS के साथ टैली करना है, बैलेंस करना है, बस। आइए थोड़ा आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं। NaOH plus H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स मी सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर। ठीक है, ये कौन से टाइप का रिएक्शन है? आप लोग कमेंट में बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे एक बेस है और एक एसिड है, एसिड प्लस बेस गिव्स मी सॉल्ट प्लस वाटर। कौन सा रिएक्शन है? टाइप ऑफ रिएक्शन बता देना मुझे। चलिए, रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट लिखा, क्या करेंगे सर? मेटल कौन सा है बताइए? रिएक्टेंट में ध्यान से देखो, सोडियम दिख रहा है, कितना है? 1 है, तो रिएक्टेंट में मैंने Na इक्वल्स टू 1 लिखा। प्रोडक्ट में मुझे Na2SO4, 2 सोडियम दिख रहे हैं, तो मैंने प्रोडक्ट में Na इक्वल्स टू 2 लिखा। क्या करना है? कुछ नहीं, रिएक्टेंट में जो NaOH है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो रिएक्टेंट में भी मेरा सोडियम कितना हो गया? 2 हो गया। चलिए, सोडियम बैलेंस है। अब कोई नॉन मेटल दिख रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के सल्फर दिख रहा है। रिएक्टेंट में देखिए सल्फर दिख रहा है आपको, 1 सल्फर है, कितना है? S इज इक्वल टू 1, रिएक्टेंट में लिखा। और यहां पर प्रोडक्ट में भी आपको Na2SO4, कितना सल्फर दिख रहा है? 1 ही दिख रहा है। प्रोडक्ट में भी S इज इक्वल टू 1 लिखा। आराम आराम से जा रहा हूं, कोई घाई नहीं है, ध्यान से सुनना, समझते जाना, ठीक है? सल्फर में कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस्ड है। चलिए, फिर मैं अब ऑक्सीजन की बात कर सकता हूं। रिएक्टेंट में देखिएगा 2NaOH, 2 ऑक्सीजन एंड H2SO4 में 4, 2 + 4 6 ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में कितना हो गया? O इक्वल्स टू 6। प्रोडक्ट में मुझे बताइए, आपको Na2SO4 का 4 दिख रहा है एंड H2O में 1 दिख रहा है, कितने हो गए? 5 हो गए। तो मैंने प्रोडक्ट में O इक्वल्स टू 5 लिखा। इस तरह से क्या करूं? क्या कर सकता हूं मैं इसको बैलेंस करने के लिए? मुझे इस H2O को जो मेरे टकले पे है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, प्रोडक्ट साइड में Na2SO4 प्लस 2H2O, तो 4 + 2 6 ऑक्सीजन हो गए, तो मैंने 6 लगा दिया यहां पे। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाँ के नहीं? हुआ ना। एंड लास्ट में हाइड्रोजन की अगर बात करें, रिएक्टेंट में देखिए 2NaOH, 2 हाइड्रोजन प्लस H2SO4 का 2, 4 हाइड्रोजन हो गए। रिएक्टेंट में H इज इक्वल टू 4 लिख दिया, सिंपल बात एकदम। प्रोडक्ट में 2H2O, 2 2 4, प्रोडक्ट में भी H इज इक्वल टू 4 लिख दिया। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, तो मैं लिख सकता हूं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत है यहां पे? एकदम बेसिक कहानी, सिंपल कहानी बता रहा हूं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। Fe plus H2O gives me Fe3O4 plus H2। Fe3O4 क्या होता है? आयन ऑक्साइड होता है एक टाइप का, आयन 2,3 ऑक्साइड बोलते हैं, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। बढ़िया नाम है, गूगल करना, मजा आएगा आपको। इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा मजेदार होता है। इसको बैलेंस करते हैं। ये रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट लिखा। रिएक्टेंट में कोई मेटल है? हाँ, आयन कितना? 1 दिख रहा है, 1 Fe plus H2O, Fe, तो लिखा Fe इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट में Fe3O4, 3 आयन दिख रहे हैं, तो मैंने प्रोडक्ट में Fe इज इक्वल टू 3 लिखा। कैसे बैलेंस करेंगे? रिएक्टेंट में Fe को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो रिएक्टेंट में नीचे टेबल के अंदर Fe इज इक्वल टू 3 हो गया, बैलेंस हो गया। अब दूसरा कोई नॉन मेटल तो नहीं है, तो मैं ऑक्सीजन पे जा सकता हूं। चलो, रिएक्टेंट में मुझे बताओ कितना ऑक्सीजन है? 1 ही है, H2O में, तो मैंने लिखा ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में Fe3O4, 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो मैंने लिखा O इज इक्वल टू 4 प्रोडक्ट में। क्या कर सकता हूं मैं? रिएक्टेंट का जो H2O है रिएक्टेंट में, उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर रिएक्टेंट में टेबल में देखो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया। यहां तक का अपना बैलेंस शीट बराबर चल रहा है, बैलेंस हो रहा है। अब लास्ट में हाइड्रोजन की अगर बात करें, तो रिएक्टेंट में 4H2O, 4 2 8, 8 हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट में कितने हैं? H2, 2 हाइड्रोजन है। क्या करूंगा? प्रोडक्ट में H2 टकले पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 हो गया, तो प्रोडक्ट में मैंने H इज इक्वल टू 8 कर दिया। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? हाँ, द रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड। कहानी तो समझ में आ रही है?
पक्का? आगे चलू? हाँ चलिए। अब क्या है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स मी CaSO4 CaSO4 प्लस HCl। करते हैं, खेल खेलते हैं। चलिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड में कोई मेटल दिख रहा है आपको? हाँ, कैल्शियम दिख रहा है मुझे। कितना दिख रहा है? एक ही दिख रहा है। तो रिएक्टेंट में लिखा कैल्शियम इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट में कोई कैल्शियम है? हाँ है। कितना है? एक ही है, CaSO4। तो प्रोडक्ट में लिखा कैल्शियम इज इक्वल टू 1। रिएक्टेंट में और कोई नॉन मेटल दिख रहा है? क्लोरीन है और सल्फर है। तो चलो मैं सल्फर को ले सकता हूं। रिएक्टेंट में H2SO4, एक सल्फर है, दिख रहा है आपको? मैंने लिखा S इज इक्वल टू 1 रिएक्टेंट में। एंड प्रोडक्ट में CaSO4, कितना सल्फर? एक ही है। तो मैंने लिख दिया S इज इक्वल टू 1। सल्फर में कोई दिक्कत नहीं है। कोई और नॉन मेटल दिख रहा है आपको? हाँ, क्लोरीन दिख रहा है। रिएक्टेंट में देखो CaCl2, 2 क्लोरीन है, लिख देंगे रिएक्टेंट में Cl इक्वल्स टू 2। प्रोडक्ट में आपको HCl, कितना? एक क्लोरीन दिख रहा है, तो मैंने लिखा क्लोरीन इक्वल्स टू 1 इन प्रोडक्ट। क्या कर सकते हैं सर? मेरे टकले पे HCl है, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो प्रोडक्ट में मैंने क्लोरीन इक्वल्स टू 2 बना दिया। क्लोरीन बैलेंस हो गया, कोई बात नहीं, सिंपल था। चलिए, फिर मुझे क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन दिख रहा है। रिएक्टेंट में H2SO4, 4 ऑक्सीजन है, लिख देंगे सिंपल, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4 रिएक्टेंट में। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट में भी CaSO4, 4 ऑक्सीजन दिख रहा है आपको? दिख रहा है, तो मैंने लिखा ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4। क्या बचा? हाइड्रोजन बचा। चलो, रिएक्टेंट में H2SO4 का H2, 2 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में लिख देंगे H इज इक्वल टू 2। प्रोडक्ट में आपको ऊपर टकले पे 2 HCl, 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, लिख देंगे प्रोडक्ट में H इज इक्वल टू 2। क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? हाँ सर, इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत? सिंपल, आराम से जा रहे हैं, एक एक पकड़ पकड़ के बैलेंस कर रहे हैं, चिंता का कोई विषय नहीं है। चलिए, H2S2O7 प्लस H2O गिव्स मी H2SO4। बढ़िया रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है। रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट लिखा। रिएक्टेंट में कोई मेटल है? नहीं है सर। कोई नॉन मेटल दिख रहा है? हाँ, सल्फर दिख रहा है। कितना है? H2S2O7, 2 सल्फर है। रिएक्टेंट में लिखा S इज इक्वल टू 2। प्रोडक्ट में H2SO4, कितना सल्फर दिख रहा है आपको? यहां यहीं कहीं पे H2SO4, एक सल्फर है, लिखा मैंने। क्या करेंगे? H2SO4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रोडक्ट में क्या हो गया? S इज इक्वल टू 2 हो गया, सिंपल। अब मुझे ऑक्सीजन की बात करनी है। रिएक्टेंट में O7, H2S2O7 प्लस H2O, कितने? 8 ऑक्सीजन है, तो मैंने लिख दिया, रिएक्टेंट में लिखा O इज इक्वल टू 8। प्रोडक्ट में 2 H2SO4, 2 4 जा 8, तो यहां पर भी 8 ऑक्सीजन है, कोई बात नहीं। आखिरी बात करेंगे हाइड्रोजन की। रिएक्टेंट में H2S2O7 प्लस H2O, 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, रिएक्टेंट में लिखा है H इज इक्वल टू 4। प्रोडक्ट में 2 H2SO4, 2 2 जा 4, H इज इक्वल टू 4। क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? यस सर, द रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। फास्ट तो नहीं जा रहा हूं ना? आई होप नॉट। आप तो वैसे भी 1.5 2x पे ही देखते हो हैं, आपको क्या स्लो क्या फास्ट, सब एक बराबर है। चलिए, ये बड़ा मजेदार है, इसमें ना आपको ट्विस्ट है थोड़ा सा, वो आपको समझेगा, बताता हूं। SO2 प्लस H2S गिव्स मी S प्लस H2O। चलिए, रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट लिखा। रिएक्टेंट में कोई मेटल है? नहीं है। कोई नॉन मेटल दिख रहा है? सल्फर दिख रहा है, हाँ, 1 और 2 दिख रहे हैं, तो रिएक्टेंट में S इज इक्वल टू 2 लिख दिया। प्रोडक्ट में आपको कितना S दिख रहा है? 1 ही दिख रहा है, प्रोडक्ट में लिखा S इज इक्वल टू 1। कैसे बैलेंस करेंगे? S को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कर दिया, तो प्रोडक्ट में S इज इक्वल टू 2 लिखा, ठीक है भाई। रिएक्टेंट में दूसरा क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो लिखा मैंने O इज इक्वल टू 2। प्रोडक्ट में आपको कितना ऑक्सीजन? टकले पे 1 दिख रहा है, मैंने लिखा O इज इक्वल टू 1। कैसे बैलेंस करेंगे? टकले पे H2O, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, टेबल में O इज इक्वल टू 2 लिख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करते हैं। चलो, रिएक्टेंट में H2S, 2 हाइड्रोजन लिख दिया, H इज इक्वल टू 2 रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में 2H2, 4 हैं, तो मैंने प्रोडक्ट में लिखा H इज इक्वल टू 4। तो क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट में H2S है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो किया कि नहीं किया। हाइड्रोजन को हमने 2 2 जा 4, तो रिएक्टेंट में देखो H इज इक्वल टू 4 लिख दिया। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाके मेटल, फिर से नॉन मेटल को चेक करो, फिर से आप सल्फर को चेक करो, तो मुझे बताओ रिएक्टेंट में क्या हिसाब किताब है? SO2 प्लस 2H2S, 3 सल्फर हैं। अब रिएक्टेंट में देखो नंबर चेंज हो गया सल्फर का, तो मैंने रिएक्टेंट में S इज इक्वल टू 3 लिखा कि नहीं लिखा? तो मुझे प्रोडक्ट में क्या करना पड़ेगा? मुझे 2S हटा के 3S करना पड़ेगा, तब जाके S इज इक्वल टू 3 हुआ, ठीक है। तो आपने एक बात समझनी है, आप मेटल को बैलेंस करते हो, नॉन मेटल को करते हो, ऑक्सीजन को करते हो, हाइड्रोजन को करते हो, सीक्वेंस आप फॉलो करते हो, लेकिन आपको एक स्टेप पीछे जाके चेक भी करना चाहिए। आपने किसी चीज को बैलेंस किया, मान लो हाइड्रोजन को बैलेंस किया, लेकिन
आपका कुछ मेटल हिल गया या फिर आपका ऑक्सीजन हिल गया, तो आपको एक स्टेप पीछे जाके फिर से चेक करना है, फिर से अगर बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है तो करनी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, सब कुछ होने के बाद एक बार पूरा रिएक्शन देखना जरूरी है। ये अपना यहां पे रिएक्शन खत्म हो गया, इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे संकोच है दिमाग में तो फिर से एक बार देखो, सल्फर चेक कर लो कितना है, ऑक्सीजन चेक कर लो, हाइड्रोजन चेक कर लो, कोई मेटल है तो चेक कर लो। चेकिंग एंड रीचेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल बैलेंसिंग, याद रखना ये बात। ठीक है, 2 बार 3 बार चेक करके फिर फाइनल आंसर आपका आपने लिखना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट इज बेसिक कैलकुलेशन, नथिंग एडिशन है और मल्टीप्लीकेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, वेरी बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए, रीचेक करते रहिए। ठीक है, कहानी समझ में आई? चलो, Ag प्लस HCl गिव्स मी AgCl प्लस H2, ये भी बड़ा मजेदार इक्वेशन है, वैसा ही कुछ हिसाब किताब है, रीचेकिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। देखिए, रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट लिखा, अभी रिएक्टेंट में मेटल दिख रहा है, सिल्वर कितना है, 1 है, मैंने लिखा Ag इक्वल्स टू 1, प्रोडक्ट में भी AgCl दिख रहा है, कितना है, 1 है, Ag इक्वल्स टू 1 लिख दिया। चलो, क्लोरीन दिख रहा है, रिएक्टेंट में HCl 1 है, Cl इक्वल्स टू 1 लिख दिया, प्रोडक्ट में AgCl, Cl इज 1 लिख दिया, Cl इक्वल्स टू 1। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, रिएक्टेंट में HCl कितना, हाइड्रोजन 1 है, मैंने लिखा है H इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट में H2 मेरे टकले पे, तो मैंने लिखा H इज इक्वल टू 2। कैसे बैलेंस करेंगे, रिएक्टेंट में HCl को 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिएक्टेंट में H इज इक्वल टू 2 हो गया, लेकिन अब मुझे बताओ चेंज क्या हो गया, क्लोरीन का नंबर चेंज हुआ। आप एक स्टेप पीछे आए, आपने नॉन मेटल देखा, क्लोरीन का नंबर चेंज हुआ, रिएक्टेंट में क्लोरीन देखो 2HCl 2 हो गया, तो मैंने रिएक्टेंट में क्लोरीन को चेंज किया, Cl इक्वल्स टू 2, तो प्रोडक्ट में भी क्या करना पड़ेगा, AgCl को, मुझे बताओ AgCl में एक ही क्लोरीन है, AgCl को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके प्रोडक्ट में भी Cl इक्वल्स टू 2 हो गया, लेकिन अब फिर से आपका मेटल चेंज हो गया। अभी आप प्रोडक्ट में देखो Ag कितना है, 2 है, तो मैंने लिखा Ag इक्वल्स टू 2 इन प्रोडक्ट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से रिएक्टेंट में जाके Ag को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिएक्टेंट में, तब जाके रिएक्टेंट में भी Ag इक्वल्स टू 2 हो गया। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। कहानी समझ में आई? हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने गए तो क्लोरीन हिल गया, फिर क्लोरीन को बैलेंस किया तो Ag हिल गया, तो फिर से मुझे Ag को बैलेंस करना पड़ा। तो आपको एक एक स्टेप रीचेक करना बहुत जरूरी है। आई होप कहानी आपको समझ में आ रही है, बहुत आसान है, बेसिक मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है। ठीक है, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस गिव्स मी CaNO3 ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। बहुत ही सिंपल है, भले खतरनाक दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, सिंपल रिएक्शन है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखा, कोई मेटल दिख रहा है, रिएक्टेंट में कैल्शियम दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, लिख दिया कैल्शियम इक्वल्स टू 1। प्रोडक्ट में कैल्शियम दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 1, लिख दिया कैल्शियम इक्वल्स टू 1 इन प्रोडक्ट। नॉन मेटल देखें, चलिए, नाइट्रोजन दिख रहा है मुझे, रिएक्टेंट में देखो नाइट्रोजन HNO3 कितना है, 1 है, लिख दिया N इक्वल्स टू 1। प्रोडक्ट में CaNO3 ट्वाइस, NO3 ट्वाइस मतलब नाइट्रोजन 2 है, तो मैंने लिखा N इक्वल्स टू 2। बैलेंस कैसे करेंगे, रिएक्टेंट में HNO3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो रिएक्टेंट में हमने N को 2 बना दिया। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं, HNO3 3 2 6 प्लस CaOH ट्वाइस 6 प्लस 2, आपको दिख रहा है 6 प्लस 2 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन है, तो मैंने लिखा O इक्वल्स टू 8। प्रोडक्ट में NO3 ट्वाइस 2 3 6 प्लस 1 7, दिख रहा है आपको 7, ऊपर देखिए, गिनिए 7 है कि नहीं है, O इक्वल्स टू 7 प्रोडक्ट में लिखा। कैसे बैलेंस करेंगे, टकले पे H2O है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, काउंट करो 6 प्लस 2 8 हो गया, ऑक्सीजन इज 8 इन प्रोडक्ट। लास्ट में हाइड्रोजन की बात करते हैं, 2 HNO3 एंड CaOH ट्वाइस 2 प्लस 2 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में, H इक्वल्स टू 4। प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 H2O, 2 2 4, लिख दिया H इक्वल्स टू 4। क्या रिएक्शन बैलेंस है, हाँ बहुत सिंपली इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब सुनिए मेरी बात, ये कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, Mg प्लस O2 गिव्स मी MgO, CuCl2 प्लस Ki गिव्स मी CuI2 प्लस KCl, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। डब्बा बनाना है एक आध बार प्रैक्टिस के लिए तो बना सकते हो, लेकिन हर बार चार्ट बनाने की, टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बैलेंस करते जाइए, दिमाग में ही आपके बैलेंसिंग होती जाएगी। शुरू में आपको अगर लग रहा है मिस्टेक हो सकती है या फिर रीचेकिंग करना पड़े तो पेंसिल से बैलेंस करो। शुरू में आप पेंसिल से कीजिए, जब आपको लगे हाँ भाई परफेक्टली बैलेंस्ड है, तब आप उसको पेन से लिखिएगा। एग्जाम में भी ऐसे ही करना, शुरू में पेंसिल से करो, लेकिन भूल मत जाना
अगर पेंसिल से आपने छोड़ दिया तो मार्क्स कट हो जाएंगे। पेंसिल को रफ वर्क माना जाता है, वो पेंसिल आपको इरेज करनी है, फाइनली आपको पेन से ही लिखना है। पेंसिल इज फॉर जस्ट मेकिंग श्योर दैट यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग रॉन्ग। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब आप आपके इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाओगे? हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव? बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द केमिकल फॉर्मूले। जो भी आपका सब्सटेंस है, कोई भी टाइप का केमिकल है, उसका कौन सा स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो लिखना बहुत जरूरी है। तब जाके पता चलता है कि आपके जो भी केमिकल्स हैं वो कौन से स्टेट में है। द रिएक्शन बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव, और ज्यादा चीजें पता चल पाती हैं। रिएक्शन को देख के आप बता सकते हो कि यहां से ये सॉलिड लिया है, इसको लिक्विड में डाला, फिर गैस निकली, तो आप बता सकते हो ना। तो वी आर गोइंग टू मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। देखिए, स्मॉल जी लगाना है फॉर गैशियस। अच्छा, जी कहां लगाना है बताऊंगा। एल लगाना है फॉर लिक्विड, फिर AQ लगाना है फॉर एक्वियस। सर एक्वियस मतलब, सुनो भाई, आपने NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड, उसको आपने पानी में डिसॉल्व किया। कैन आई से इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl? सॉल्यूशन मेड इन वाटर, पानी का सॉल्यूशन, उसको हम एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर मैं NaCl को पानी में डालता हूं, डिसॉल्व करता हूं, तो मैं NaCl के बाजू में छोटा सा ब्रैकेट में AQ लिखूंगा, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आगे इक्वेशंस अपन जो देखेंगे उसमें कहीं पे AQ आएगा तो आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक सब्सटेंस आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो आप उसका एक सॉल्यूशन बना रहे हो, उसके बाजू में आपको AQ लिखना है, एक्वियस सॉल्यूशन। AQ मतलब क्या? एक्वा मतलब क्या? पानी। ठीक है ना, और S लिखना है फॉर सॉलिड, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, AQ फॉर एक्वियस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन वाटर, एंड S फॉर सॉलिड। अब ये रिएक्शन देखो, Fe+H2 गिव्स में Fe3O4+H2। तो यहां पर एक एक चीज का मुझे आप स्टेट बताओ। Fe तो सॉलिड रहेगा, लोखंड सॉलिड है। H2O को मैं लिक्विड लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, लेकिन इन दिस इक्वेशन इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेपर। यहां पर आयन के साथ वाटर स्टीम के फॉर्म में रिएक्ट करता है। स्टीम समझते हो ना, वाफ। तो यहां पर मैंने G लिखा है बिकॉज वो गैशियस फॉर्म में है पानी। तो देखो, इक्वेशन देख के मुझे ज्यादा चीजें पता चली कि लिक्विड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है, ना ना ना, किसके साथ हो रहा है? स्टीम के साथ। कैसे पता चला? G देखा तब पता चला। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Fe3O4 ये तो सॉलिड रहेगा, S लिखा, एंड हाइड्रोजन गैस होती है तो उसका भी गैस लगा देंगे। तो ये आपकी इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गई बिकॉज ऑफ दिस। एंड एक और चीज, और भी चीजें हम बताते हैं एक इक्वेशन में। रिएक्शन कंडीशन बतानी बहुत जरूरी है। टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, इनको हम कहां लिखेंगे? आपका जो एरो होता है ना, उसके ऊपर या नीचे आपको लिखकर बताना है कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, कितने प्रेशर पे हो रहा है, क्या कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व है। कैटलिस्ट क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस या फिर इट इज अ केमिकल विच विल स्पीड अप द रिएक्शन, रिएक्शन को तेज करेगा। देखो, और कुछ नहीं, कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्ट करता नहीं है, कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, स्पीड अप करने का काम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत सिंपल चीज है। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को स्पीड अप करता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, रिएक्ट करेगा नहीं। सिंपल चीज। एक एग्जांपल देता हूं आपको। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये रिएक्शन कब होती है? जब कैल्शियम कार्बोनेट को 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा जबरदस्त, तब ये ब्रेक डाउन आपको दिखता है। तो ये 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का जो कंडीशन है वो हमने एरो के ऊपर लिखा। इससे क्या हुआ? आपका इक्वेशन, आपका रिएक्शन ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया। एंड एक और बात, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस बाहर आ रही है तो उसको भी हम एक अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। आप ब्रैकेट में छोटा जी भी लिखते हो, उसके साथ साथ एक अपवर्ड एरो भी बना दोगे तो ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगा। ठीक है, नाउ प्रेशर भी बताना है तो एक इक्वेशन आपको बताता हूं। CO+H2 गिव्स मी CH3OH। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो मेथनॉल बनता है। ये कब हो पाता है? एट अ वेरी हाई प्रेशर, 340 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे। अपना नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। जो प्रेशर मैं फील करता हूं, आप फील करते हो, कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। यहां पर कितना लगाना पड़ेगा? 340 एटमॉस्फेयर। इससे क्या पता चला? द रिएक्शन हैपेंस एट अ वेरी हाई प्रेशर। एंड ये लिखने से आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गई। समझ में आ रही है बात? कम ऑन, सिंपल है। एंड लास्ट चीज, ये आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन दिख रही है। 6CO2
प्लस 12H2O। यहां पर आपको दिख रहा है CO2 के बाजू में AQ भी लिखा है, बिकॉज वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, इसलिए वहां पे एक्वियस लिखा हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वैसे वाटर क्या है? लिक्विड है। 12H2O ब्रैकेट में लिक्विड। एरो के ऊपर सनलाइट और क्लोरोफिल लिखा है। अच्छा, सनलाइट क्या कर रहा है? एनर्जी दे रहा है ना, एनर्जी दे रहा है। एंड क्लोरोफिल इज अ कैटलिस्ट, जिसके बिना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो रिएक्शन पूरी आपको याद भी होगी, आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ी भी होगी। 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स में C6H12O6। वो भी डिसॉल्व्ड, पानी में डिसॉल्व्ड स्टेट में बनता है, तो AQ लिखा हुआ है, एक्वियस। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज है। प्लस 6O2, ये भी एक्वियस है, पानी में डिसॉल्व्ड है, प्लस 6H2O, ये आपको मिलता है। ये आपकी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। इसमें देखो सारी चीजें हैं, स्टेट ऑफ मैटर भी बताया हुआ है। ठीक है, कौन सा एक्वियस है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा क्या है। अच्छा, फिर सनलाइट भी बताई है जो एनर्जी दे रही है, क्लोरोफिल भी, कैटलिस्ट भी बताया हुआ है, एंड बैलेंसिंग भी करी हुई है। तो ये एक कंप्लीट इक्वेशन है, इसमें सब कुछ है। ठीक है, यहां तक की सारी कहानी आपको समझ में आ गई है। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे। तो भाई और बहनों, आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो एक एक्सपेरिमेंट से हम यहां पे शुरू करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट हमने खुद परफॉर्म किया है लेबोरेटरी में। देखिए, हमने लिया एक मैग्नीशियम रिबन और उसको हम बंसन बर्नर के ऊपर इस तरह जला रहे हैं। तो जैसे ही ये मैग्नीशियम रिबन आग पकड़ेगा, आपको एक ब्राइट फ्लेम यहां पर दिखाई दे रही है। तो हो क्या रहा है? मैग्नीशियम जो है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, रिएक्ट करेगा, एंड आपको एक व्हाइट कलर का प्रोडक्ट या रेसिड्यू, व्हाइट रेसिड्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रिएक्शन में क्या हुआ सर? बहुत सिंपल रिएक्शन है, आइए समझते हैं। हमने लिया मैग्नीशियम, स्टेट ऑफ मैटर क्या है? सॉलिड, ब्रैकेट में छोटा सा S लगा हुआ है। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये हमने लिखा O2 ब्रैकेट में गैस, बिकॉज इट इज गैसियस स्टेट में, तो स्टेट ऑफ मैटर G लगा दिया हमने। ठीक है, ब्रैकेट में G। अब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एंड हमें बनाकर दे रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अगेन स्टेट ऑफ मैटर क्या रहेगा? सॉलिड। बेसिक रिएक्शन है, मुझे बताओ ये बैलेंस्ड है क्या? नहीं है। इसको बैलेंस करते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है। लेफ्ट में देखिए, राइट में देखिए, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम एक है, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम एक है, दिख रहा है आपको? ठीक, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है O2, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है MgO, सिंगल ऑक्सीजन एटम। तो हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैग्नीशियम 2 हो गया प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट में Mg को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इट इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, अब मुझे बताइए ये कौन से टाइप का रिएक्शन है? यहां पर आपको क्या होते हुए दिखा? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, जुड़े, मिल गए। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल, क्या है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। 2 और मोर, यहां पर आपको 2 रिएक्टेंट दिख रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, आपस में मिल जाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाकर देंगे। दैट इज नथिंग बट योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो जो चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं वो लिखते जाना भाइयों और बहनों, तभी आपको मजा आएगा, अपने नोट्स बनाते चलिएगा। सर, इस रिएक्शन का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा? ऐसे, A + B गिव्स मी AB। A और B जुड़ गए, कंबाइन हो गए, एंड मुझे AB प्रोडक्ट बना के दिया। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ और एग्जांपल देखेंगे। वेरी सिंपल रिएक्शन देखिए, हमने लिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बनता है, ये हमने ऑलरेडी देखा है ना? इसको भी बैलेंस करेंगे। मुझे बताइए, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है, आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, तो H2O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हाइड्रोजन प्रोडक्ट में 2 2 4 हो गया, तो रिएक्टेंट में भी H2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। नाउ इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यस और नो? सिंपल है। एक और चीज देखेंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। C+O2 गिव्स मी CO2। यहां पर कार्बन जो होता है, ब्लैक कलर की पाउडर होती है ना, प्योर कार्बन, उसको भी आप जलाओगे तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर देगा, इस तरह से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? वेरी सिंपल। एक और बढ़िया रिएक्शन आपको दिखाता हूं। मैंने पानी लिया है एक बीकर के अंदर, इसके अंदर मैं कैल्शियम ऑक्साइड डालने वाला हूं। इसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम, एंड इसका स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, ब्रैकेट में छोटा सा S लिखा हुआ है। ठीक है, क्विक लाइम को हमने पानी में डाल दिया, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस थे उसके, जो मैंने पानी में डाल दिए। अब ये क्विक लाइम पानी के साथ कंबाइन होगा, पानी के साथ रिएक्ट करेगा। पानी का स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड, ब्रैकेट में छोटा L लगा हुआ है। अब क्या होगा ना, जैसे जैसे ये पानी में रिएक्ट होगा, वो पानी के अंदर डिसॉल्व होते जाएगा, या फिर एक एक्वियस स्टेट में चला जाएगा। तो आपको दिख रहा है
जो कैल्शियम ऑक्साइड के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो पूरी तरह गायब हो गए, पानी के अंदर चले गए हैं। तो प्रोडक्ट क्या बना सर? कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम जब पानी के साथ कंबाइन हुआ तो क्या बनाकर देता है? हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाकर देता है, स्लेक्ड लाइम। और इसका स्टेट ऑफ मैटर क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? एक्वियस, बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व है, उसका एक सॉल्यूशन बन चुका है पानी में, तो हम क्या बोलते हैं? एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं या फिर लाइम वाटर भी बोलते हैं। आपने सुना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, इस तरह से बनाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं, रिएक्शन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है एक्वियस फॉर्म में, इट इज कॉल्ड एज लाइम वाटर। यहां तक रिएक्शन आपको समझा? मुझे बताइए बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। मैंने काउंट कर लिया, आप लोग भी वीडियो को पॉज कीजिए। देखो बैलेंसिंग हमने ऑलरेडी सीखी है, तो वीडियो को पॉज करो और खुद काउंट करो। चलो मैं तो बता देता हूं बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, लेकिन अपने लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए आपने भी काउंट करना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज होती है, मैंने इस बीकर को हाथ लगा के देखा, मेरे को बहुत खुजली था, तो मैंने हाथ लगा के देखा, गरम फील हुआ। कैसा फील हुआ? गरम गरम। मतलब यहां पर हीट भी प्रोड्यूस हुई, जो सॉल्यूशन था, जो बीकर था, वो गर्म हो गया था। तो हम क्या लिखते हैं? रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस हुई, हीट वॉज गिवन आउट इन द रिएक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हीट वॉज गिवन आउट इन द रिएक्शन, हीट वॉज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का मैं आपको एक सिंपल स्टेटमेंट बताता हूं, ध्यान से सुनिए। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली, विगरसली मतलब एकदम खतरनाक रिएक्शन दिखाता है। यहां पर मैंने छोटे छोटे पार्टिकल्स डाले थे, तो आपको यहां पर उतना खतरनाक रिएक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन अगर बड़े बड़े टुकड़े डालूं, कैल्शियम ऑक्साइड के बड़े बड़े पत्थर अगर पानी में डाल दूं, तो एक धमाकेदार रिएक्शन, डेंजरस रिएक्शन हमें देखने मिलता है, उसको विगरस रिएक्शन बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसको आप देखना चाहेंगे? देखिए इस तरह से, मैं थोड़ा हट जाता हूं, आपको दिखाई दे रहा है? इतना सारा कैल्शियम ऑक्साइड हमने कटोरे में लिया है, बर्तन में लिया हुआ है, उसमें पानी डाल दिया, तो आपको बहुत सारे बबल्स वगैरह, पानी बॉईल होते हुए दिख रहा है। फिर से देखिए, कैन यू सी? इतनी सारी हीट प्रोड्यूस हो रही है कि पानी बॉईल होने लगा। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सो मतलब बाहर आ रहा है, थर्मिक मतलब, थर्म मतलब हीट या फिर टेम्परेचर, तो हीट इज गिवन आउट इन दिस रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां तक की कहानी समझ में आ रही है? पक्का? अब एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं पे ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। आपको दिख रहा है सफेद पेंट किया हुआ है दीवारों पे, इतने सारे घर हैं, एकदम चमकने वाला सफेद पेंट आपको इनके ऊपर दिख रहा है, इसको बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग। ये जो सारे घर हैं इनको क्या किया गया है? व्हाइट वॉश किया गया है, इनकी व्हाइट वॉशिंग की गई है। क्या होता है इसका मतलब? देखिए यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है, जो हमने अभी बनाया एक्वेस सॉल्यूशन, उसको लिया जाता है एंड उसको इस तरह घर के ऊपर पेंट मार देते हैं, ठीक है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वेस सॉल्यूशन है, उसको पेंट मार देंगे दीवारों के ऊपर, तो धीरे धीरे क्या करेगा? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है गैसियस फॉर्म में, उसके साथ कंबाइन होगा, उसके साथ वो जुड़ जाएगा एंड आपको फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बना कर देगा एंड एक वाटर मॉलिक्यूल भी उड़ जाएगा। अच्छा, वाटर का यहां पे स्टेट ऑफ मैटर जी लिखा हुआ है, बिकॉज वेपर फॉर्म में वो एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। रिएक्शन समझ में आया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस फॉर्म, हमने पेंट मारा, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है एंड एक वाटर मॉलिक्यूल उड़ जा रहा है। दिस इज ऑल्सो अ बैलेंस्ड इक्वेशन। आप चाहे तो पॉज करके गिन लीजिए, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर to form calcium carbonate CaCO3 and the formed calcium carbonate gives a shiny finish to the walls। तो ये जो दीवार 4-5 दिन बाद आपको थोड़ी चमकती हुई दिखेंगी, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर आ चुका है, हल्का पतला लेयर आ चुका है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। एंड एक और छोटा सा चीज आपको यहां पे बताना चाहूंगा, मार्बल जो हम यूज करते हैं घरों में, किचन में, फ्लोरिंग में भी यूज किया जाता है, वो मार्बल का भी जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। मार्बल को अगर पॉलिश करते हैं किस तरह वो चमकता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो किस तरह चमकता है, उसी तरह चमक, एक शाइनी फिनिश आपको ये वॉल्स के ऊपर दिखाई देगी बिकॉज ऑफ व्हाइट वॉशिंग।
यहां तक एकदम बात क्लियर हो चुकी है। अच्छा, ये तो चलो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखे अब तक। अब आपको मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मतलब नथिंग बट मीथेन। हमारा जो CH4 मीथेन होता है उसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं। इसको अगर हम जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा एंड हीट प्रोड्यूस करेगा। ये एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आपको एग्जाम में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो ये उसमें आ सकता है। चलो, मीथेन लिया, नेचुरल गैस, उसको हम जला रहे हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा एंड आपको दो बातें मिलती हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है गैसियस फॉर्म में और एक वाटर मॉलिक्यूल मिलता है एंड काफी सारी हीट प्रोड्यूस होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट। ये आपका सिंपल सा रिएक्शन है। इसको बैलेंस करते हैं, ये बैलेंस्ड नहीं है, तो आइए करते हैं। रिएक्टेंट में कार्बन कितना है? एक है। प्रोडक्ट में कार्बन एक है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी मैं अंडरलाइन वगैरह करके नहीं बताऊंगा, आपको भी फोकस करना पड़ेगा मेरे साथ साथ। देखिए, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, रिएक्टेंट में O2। प्रोडक्ट में आपको कितना ऑक्सीजन दिख रहा है? 3 ऑक्सीजन दिखेगा, CO2 का और H2O का 1। तो मैं क्या करूंगा, ऑड नंबर है ना यहां पे, प्रोडक्ट में ऑड नंबर है ऑक्सीजन का, तो मैं उसको पहले इवन बनाऊंगा, तो मैं H2O को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मुझे बताओ, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 हो गया, CO2 प्लस 2H2O, ऑक्सीजन 4 हो गया, तो मैं रिएक्टेंट में O2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, लास्ट में हाइड्रोजन को चेक करो। रिएक्टेंट में CH4 4 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में 2H2O 4 हाइड्रोजन है। नाउ इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है यहां तक। दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। एक और एग्जांपल आपको दूंगा। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। हम जो खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, वो सारी चीजें अंदर जाके ब्रेक डाउन होती है। कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बनता है, फैट्स का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनेगा, प्रोटीन का अमीनो एसिड बनेगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स विच इज प्रेजेंट इन राइस, पोटैटो, ब्रेड, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड बाद में ग्लूकोज जो है इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द बॉडी सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी। डाइजेशन के बाद, सुनिएगा मेरी बात, डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ग्लूकोज को हर एक सेल तक पहुंचाया जाएगा। देखो, हर एक सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो जो ग्लूकोज मिला है उसको आपका ब्लड हर एक सेल तक लेके जाएगा एंड सेल के अंदर दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है ATP के फॉर्म में। ये आप लोग बायोलॉजी में तो पढ़ोगे, यहां पर भी हम इसको बता रहे हैं। एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। देखो, एनर्जी जो है वो ATP के फॉर्म में तो बनती है, लेकिन साथ साथ में थोड़ी हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका भी, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। इसका आपको एक इक्वेशन मैं दिखा देता हूं। बाय द वे, जो रेस्पिरेशन की इक्वेशन होती है वो फोटोसिंथेसिस की बिल्कुल उल्टी रिएक्शन होती है। देखिए, C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है। अच्छा, वो पानी में डिसॉल्व है तो हमने क्या लिखा है, AQ, एक्वियस स्टेट में है। ग्लूकोज जो है वो एक्वियस स्टेट में, पानी में डिसॉल्व है, ठीक है। नाउ इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन एक्वियस फॉर्म में। ये ऑक्सीजन भी पानी में डिसॉल्व रहेगा, गैस फॉर्म में नहीं रहेगा सेल के अंदर, ठीक है, पानी में डिसॉल्व रहेगा, इसलिए AQ लिखा हुआ है। चलो, रिएक्शन होने के बाद दो बातें बनती हैं। CO2 अगेन एक्वियस फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में बनता है CO2 एंड H2O। यहां पर आप AQ लिख सकते हो या फिर L लिखोगे तो भी चलेगा। आपके टेक्स्ट बुक में AQ दिया है इसलिए मैंने AQ लिखा हुआ है, ठीक है। CO2 बना, H2O बना एंड काफी सारी एनर्जी भी रिलीज होती है। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, आइए बैलेंस करते हैं फटाफट। आपको दिखाई दे रही है रिएक्शन। मुझे बताइए, रिएक्टेंट में कार्बन कितना है? 6 कार्बन है। प्रोडक्ट में CO2 1 कार्बन है, तो मैं 6 लगाऊंगा CO2 को सबसे पहले। कार्बन बैलेंस हुआ। अब मैं ऑक्सीजन को पकड़ सकता हूं या तो हम हाइड्रोजन को पकड़ेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। कार्बन हो गया, अभी हाइड्रोजन को देखो। रिएक्टेंट में आपको 12 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, प्रोडक्ट में H2 2 ही है, तो मैं H2O को 6 से मल्टीप्लाई करूं, 6H2O, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, 12 हाइड्रोजन हो गए, प्रोडक्ट में भी हो गए, रिएक्टेंट में भी हो गए। अब ऑक्सीजन काउंट करो, रिएक्टेंट में कितना है? C6H12O6 6 ऑक्सीजन प्लस 2 8 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में कितने हैं? 6 CO2, 6 2 12, 12 प्लस 6 18, प्रोडक्ट में 18 है, तो मुझे रिएक्टेंट में O2 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। काउंट कीजिए रिएक्टेंट में, C6H12O6 6
प्लस 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 18, रिएक्टेंट में भी 18 हो गए, प्रोडक्ट में भी 18 हो गए। तो कुछ नहीं है, छक्का छक्का छक्का, 6 6 6 लगाना है आपको बस। 6O2 6CO2 6H2O 6 6 6, तो आपका रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन ये भी एक्सोथर्मिक है। एंड एक और चीज, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर किचन का वेस्ट होता है ना, मम्मी ने कुछ भाजी वाजी काटी है, जो कुछ भी बनाया, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स है, उसका जो मटेरियल है, या फिर आप कभी वेजिटेबल मार्केट में जाते हो तो आपको बास आती है, सड़ता हुआ वेजिटेबल्स आपने देखा है, बास आ रही है, तो वो वेजिटेबल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, वो डिकम्पोज हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, उसके ऊपर माइक्रोब्स ने, फंगस ने अटैक कर दिया है ना, डिकम्पोजिशन हो रहा है, वहां पर भी हीट प्रोड्यूस होती है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी ऑब्जेक्टिव उसमें कहीं पे पूछा जा सकता है। तो यहां पर हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, उसके मुझे आप एग्जांपल बता दीजिए। एक तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एक हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन पढ़ा, वाटर बना के दे रहा है, एक हमने कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनता है ये देखा, फिर हमने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस हीट रिलीज हुई, फिर हमने व्हाइट वॉशिंग देखी, एंड फिर हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देखे। एक हो गया बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, एक हो गया बॉडी के अंदर का रेस्पिरेशन, एंड एक हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। यहां तक की सारी कहानी क्लियर है। आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। हमने फेरस सल्फेट लिया, FeSO4, ग्रीन कलर का क्रिस्टल्स होता है, उसको हमने हीट किया, बहुत जबरदस्त हीट किया उसको हमने, तो ये फेरस सल्फेट ब्रेक हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू अ ब्राउन सब्सटेंस। ओरिजिनल कलर देखिए कैसा लाइट ग्रीन है, हीट करने के बाद वो टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, एंड ब्राउन कलर का सब्सटेंस बन रहा है। इसमें थोड़ा पानी डाल के देखेंगे तो आपको ब्राउन कलर का लिक्विड भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो आइए समझते हैं रिएक्शन में क्या हुआ। चलिए, हमने क्या लिया था, FeSO4, जिसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट। स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड। इसको हमने हीट किया, गर्म किया, जबरदस्त गर्म किया, तो एरो के ऊपर हम क्या लिख रहे हैं, हीट लिख रहे हैं। वी आर गिविंग हीट टू फेरस सल्फेट, वी आर प्रोवाइडिंग हीट। ठीक है, हीट दी जा रही है। तो FeSO4 टूट कर हमें क्या बना के देता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, इसको आयन 3 ऑक्साइड भी बोलते हैं। यहां पर जो आयन का एटम है उसके ऊपर +3 चार्ज होगा, इसलिए उसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, Fe2O3 आयन 3 ऑक्साइड। साथ साथ में हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, एंड हमें मिलता है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, नहीं है। आइए इसको करते हैं। मुझे बताइए रिएक्टेंट में Fe कितना है, 1 है, प्रोडक्ट में Fe कितना है, 2 है, तो हम रिएक्टेंट में FeSO4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयन बैलेंस हो गया। मुझे बताइए साथ साथ में सल्फर और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है, काउंट कर लो चाहिए तो। रिएक्टेंट में सल्फर कितना है, 2, प्रोडक्ट में सल्फर कितना है, 2, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है, 2 4 जा 8, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, 3 + 2 + 3 8। द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। रिएक्शन का नाम क्या है, कौन से टाइप का रिएक्शन है, हम एक रिएक्टेंट को तोड़ रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, सो दिस इज नथिंग बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसका डेफिनेशन क्या बनेगा, सिंगल रिएक्टेंट, वन रिएक्टेंट विल ब्रेक, डिकम्पोज टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। यहां पर आपको 3 प्रोडक्ट बनते हुए दिखते हैं, लेकिन इसका एक बेसिक जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, AB मेरा क्या है, रिएक्टेंट है, उसको हमने ब्रेक किया इनटू A + B। ये इसका बेसिक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, कहानी आसान है। एक और एग्जांपल आपको बताऊंगा। चलिए, हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका नाम क्या है, लाइमस्टोन, उसको भी हमने जबरदस्त गर्म किया, जबरदस्त हीट प्रोवाइड की, हीट हमने दी, तब जाके कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम बनाकर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। ठीक है, इन दोनों एग्जांपल में हमने एनर्जी लगाई है, हमने हीट प्रोवाइड की है। इनको क्या बोला जाता है, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाता है, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है। थर्मल मतलब क्या, हीट, हीट से डिकम्पोजिशन हो रहा है, सो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। एक और एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। चलिए, हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट, व्हाइट कलर की पाउडर है। कैसी पाउडर, व्हाइट पाउडर। इसको हम हीट कर रहे हैं, जबरदस्त हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर लेड नाइट्रेट भी आपको टूटते हुए दिखेगा। इसमें से आपको कुछ ब्राउन कलर के फ्यूम्स, बाय द वे रिएक्शन परफॉर्म करते वक्त बड़ा मजा आता है, सुंदर से ब्राउन फ्यूम्स इस तरह टेस्ट ट्यूब से बाहर आते हैं। कमेंट में बताना वो ब्राउन फ्यूम्स क्या है, इसके बाद तो मैं खुद बता दूंगा। चलिए, रिएक्शन में क्या हुआ देखते हैं। हमने क्या लिया था, लेड नाइट्रेट लिया था, PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट,
फॉर्मूला कैसे बनता है ये मैंने आपको बेसिक केमिस्ट्री वाला जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है। लेड नाइट्रेट को हमने बहुत सारी हीट प्रोवाइड की। कौन से टाइप का रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना, हीट दे के डिकम्पोज कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलता है? सबसे पहले तो लेड ऑक्साइड मिलता है। लेड नाइट्रेट टूट कर लेड ऑक्साइड बनाता है। चलो, ब्राउन कलर की गैस जो बाहर आ रही थी वो कौन सी थी? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन गैस NO2। साथ साथ में आपको ऑक्सीजन भी बाहर आते हुए दिखती है। तो अगेन आपका एक रिएक्टेंट जो है लेड नाइट्रेट वो टूट कर आपको 3 प्रोडक्ट बनाकर दे रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ब्राउन गैस कौन सी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है। इसको बैलेंस करने का एक ही सिंपल उपाय है, मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। बहुत ही सिंपल बैलेंसिंग है। आपका जो रिएक्टेंट है लेड नाइट्रेट उसको आप सीधे सीधे 2 लगा दो। सोचिए मत, सिर्फ मेरे को फॉलो कीजिए। सीधा सीधा लेड नाइट्रेट को मैंने 2 लगा दिया रिएक्टेंट में। अब हम बैलेंस करेंगे। अब मुझे बताइए वहां पर लेड कितना है? रिएक्टेंट में लेड 2 हो गया, तो प्रोडक्ट में पीबीओ को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेड को बैलेंस किया। अच्छा, अब वहां पर देखो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितना है? NO3 ट्वाइस, 2 नाइट्रोजन इंटू 2, 2 पीबी NO3 ट्वाइस है ना, तो नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 2 4 हो गया। तो अब यहां पर मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट में NO2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। नाइट्रोजन को बैलेंस किया। रिएक्टेंट में 4 नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट में भी 4 नाइट्रोजन है। अब ऑक्सीजन को काउंट कर लो। ऑक्सीजन भी कितना है मुझे बताओ? रिएक्टेंट में देखो NO3 ट्वाइस, 2 3 6, 6 इंटू 2, 2 पीबी NO3 ट्वाइस है ना, तो 6 2 12 ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में कितने? 12 हैं। तो प्रोडक्ट में कितने हैं? 2 + 4 2 8, 10 + 2, प्रोडक्ट में भी 12 ऑक्सीजन हो गए। सो नाउ इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वीडियो को पॉज कीजिए, काउंट कीजिए, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। जिन रिएक्शंस में एनर्जी दी जाती है, हमने शुरू में फेरस सल्फेट लिया, उसको भी हमने हीट किया और ब्रेक किया। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ब्रेक किया। लेड नाइट्रेट को हीट किया, ब्रेक किया। इन सब रिएक्शंस में हमने एनर्जी प्रोवाइड की। दीज आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ती है उनको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जिस रिएक्शन में एनर्जी बाहर आती है, हीट प्रोड्यूस होती है, उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। जहां पर एनर्जी लगाई जाती है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, एकदम क्लियर है? आगे चलते हैं। अब तक हमने थर्मल डिकम्पोजिशन देखा। हीट देके हम कंपाउंड को ब्रेक कर रहे थे। आयरन सल्फेट था, लेड नाइट्रेट था, कैल्शियम कार्बोनेट था, सबको हमने गर्म करके ब्रेक किया, थर्मल डिकम्पोजिशन। और 2 टाइप के डिकम्पोजिशन होते हैं जिसके बारे में हमें समझना है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ध्यान से सुनना। हमने बीकर लिया, बीकर के नीचे 2 छेद करेंगे, 2 होल करेंगे, उसके अंदर हम रबर के स्टॉपर, रबर के बूच लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं वो भी आपको 1 मिनट में बताता हूं। इन रबर स्टॉपर के बीच में से हम ग्रेफाइट के 2 रॉड इस तरह से फिट करेंगे। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, कार्बन का एक सब्सटेंस होता है, कार्बन से बना हुआ। हमारा जो पेंसिल होता है, पेंसिल की जो लीड होती है उसके अंदर भी ग्रेफाइट होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हो, ग्रेफाइट के 2 रॉड हमने रबर स्टॉपर से पास किए। अब मैंने बीकर के अंदर पानी डाला। ये पानी लीक नहीं होना चाहिए, इसी के लिए हमने रबर के स्टॉपर लगाए थे जो सीलिंग का भी काम कर रहे हैं। यहां तक आपको कहानी समझ में आ रही है? कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है? अब ये जो पानी है ना, पानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, पानी की कंडक्टिविटी बहुत कम है। ठीक है, तो इस पानी को हमें कंडक्टिव बनाना पड़ेगा, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी सो दैट इस पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए। तो उसके लिए हम इसके अंदर ऐड करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सो दैट पानी के अंदर कुछ आयंस आ जाएंगे एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। पानी की कंडक्टिविटी यहां पर बढ़ जाती है। सिंपल है यहां तक? चलिए, अब मैंने 2 टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर फिट की, ग्रेफाइट रॉड के ऊपर, एंड टेस्ट ट्यूब्स के अंदर भी पानी भरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहां तक का कंस्ट्रक्शन इजी है, समझ में आया? बीकर लिया, नीचे 2 छेद किया, रबर का स्टॉपर लगाया, ग्रेफाइट का रॉड लगाया, पानी के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2 टेस्ट ट्यूब लगाए, टेस्ट ट्यूब के अंदर भी पानी भर गया। है ना आसान? अब मैंने एक 6 वोल्ट का बैटरी लिया, 6 वोल्ट का बैटरी, बैटरी को मैं ग्रेफाइट रॉड के साथ कनेक्ट करूंगा वायर से। आपको यहां पर एक स्विच भी दिखाई दे रहा है नीचे। ठीक है, अभी स्विच कैसा है? ओपन है। अभी हमने बैटरी को, स्विच को चालू नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही नहीं है। अब जो पहला रॉड है उसको मैं एनोड मान के चलता हूं, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है।
एंड दूसरा वायर मैं दूसरे ग्रेफाइट रॉड पे लगाऊंगा, उसको मैं कैथोड मान के चलूंगा, नेगेटिव टर्मिनल। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, एक्सपेरिमेंट सेटअप डन। नाउ मैं अगर स्विच को चालू करूं, स्विच को चालू किया तो दोनों रॉड के ऊपर बबल्स बनते हुए मुझे दिखाई देंगे एंड टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको कुछ गैस भरते हुए दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है कि नहीं? एक में कम भरी है, एक में ज्यादा भरी है। अब ध्यान से सुनना, एनोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल, वहां पर ऑक्सीजन गैस आपको भरते हुए दिखाई देगी, ठीक है। एंड जो कैथोड है नेगेटिव टर्मिनल, वहां पर आपको हाइड्रोजन गैस भरते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात नोटिस करना, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है एंड हाइड्रोजन का जो अमाउंट है उनमें फर्क है। हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन का अमाउंट या फिर उसका जो वॉल्यूम है टेस्ट ट्यूब के अंदर, इट इज ट्वाइस एज दैट ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो डबल है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। क्यों, ये भी आपको मैं 2 मिनट में बताऊंगा। अच्छा, बाय द वे, ज्यादा हम डिटेल में इलेक्ट्रोलिसिस यहां पे नहीं समझ रहे हैं कि एनोड पे ही ऑक्सीजन क्यों आता है, कैथोड पे ही हाइड्रोजन क्यों आता है, एकदम डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। आपको चाहिए तो एक उसके ऊपर अलग वीडियो बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब कहानी को आगे लेके चलते हैं, इसके रिएक्शन को समझते हैं। बाय द वे, यहां पर हमने वाटर का डिकम्पोजिशन किया। वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है H2O, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिक करंट से पानी का ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। आइए इसका रिएक्शन समझते हैं। अच्छा, यहां पर पानी का ब्रेकडाउन है, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज कर सकते हैं, उनका भी ब्रेकडाउन इलेक्ट्रोलिसिस से किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, H2O था लिक्विड फॉर्म में, ब्रैकेट में L लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी एक टाइप की एनर्जी है, सो दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलो, हमें H2 मिला हाइड्रोजन एंड हमें ऑक्सीजन मिला, दोनों गैस फॉर्म में है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? आपको रिएक्शन दिख रहा है, ठीक है। क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं है। रिएक्टेंट में देखिए हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 1 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट में H2O को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 जा 4। प्रोडक्ट में H2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन देखो ध्यान से और मुझे बताओ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिया मैंने रिएक्टेंट में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, उनको अगर मैं ब्रेक कर रहा हूं तो मुझे 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मिलता है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। तो यहां पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या हुआ? 2:1। तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी डबल बन रही है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसीलिए टेस्ट ट्यूब में आपको हाइड्रोजन ज्यादा दिखेगा, डबल क्वांटिटी दिखेगी, और ऑक्सीजन का कम क्वांटिटी दिखेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इज ट्वाइस एज दैट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस केस। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यहां पर हमने पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया, पानी को ब्रेक किया। उसी तरह से आप अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स का भी इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो। सोडियम क्लोराइड का किया जा सकता है, कॉपर सल्फेट का किया जा सकता है। बेसिकली कोई भी आयोनिक कंपाउंड है उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जा सकता है। ये कहानी समझ में आई? एक और सिंपल डिकम्पोजिशन आपको बताना चाहूंगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब लाइट, लाइट से होने वाला डिकम्पोजिशन। आइए समझते हैं। मैंने यहां पे एक चाइना डिश लिया। चाइना डिश मतलब क्या? मैं चाइनीज खाने गया, उधर से डिश चुरा के लाया? नहीं, चाइना मतलब चाइना क्ले से बनी हुई डिश, पोर्सलेन से बनी हुई डिश। उसके अंदर मैंने क्या लिया है? सिल्वर क्लोराइड AgCl। इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, सनलाइट गिर रही है। तो धीरे धीरे मुझे बताओ, सिल्वर क्लोराइड का कलर आपको व्हाइट दिख रहा है, यहां पर व्हाइट दिख रहा है। सनलाइट गिरने के बाद धीरे धीरे उसका डिकम्पोजिशन होगा एंड इट विल टर्न ग्रे। ग्रे बनते हुए दिख रहा है। ये ग्रे कलर किस चीज का, ये मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। चलो, हमने AgCl लिया, सिल्वर क्लोराइड, इसके ऊपर सनलाइट गिरी, एरो के ऊपर हमने सनलाइट लिखा। देखो, रिएक्शन कंडीशंस एरो के ऊपर लिखनी बहुत जरूरी है, इससे हमारा जो इक्वेशन है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। बात सही है कि नहीं है? ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक। बाय द वे, एनर्जी लगानी पड़ रही है। एनर्जी हीट के फॉर्म में लगाते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आ रही है तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में आ रही है तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फिट कर लेना अपने दिमाग में भाई और बहनों।
चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। सनलाइट गिरने के बाद AgCl टूट के दो ही चीजें मिल सकती हैं, एक तो Ag मिल सकता है और एक तो क्लोरीन गैस मिल सकती है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, रिएक्टेंट साइड में Ag1, प्रोडक्ट साइड में Ag1 सिल्वर, रिएक्टेंट में Cl1, प्रोडक्ट में Cl2, तो मैं रिएक्टेंट में AgCl को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब सिल्वर का नंबर चेंज हो गया तो मैं प्रोडक्ट में Ag को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। द रिएक्शन इज बैलेंस्ड नाउ। किसी को कोई दिक्कत? बाय द वे, जो ग्रे कलर बनते हुए आपको दिख रहा है वो किस चीज का होता है? वो सिल्वर का होता है। आप बोलोगे सिल्वर तो चमकती है, अरे हाँ, मेटालिक सिल्वर चमकती है, लेकिन यहां पर तो पाउडर फॉर्म में है ना, एकदम एटॉमिक पार्टिकल्स के फॉर्म में है, तो उसका कलर ग्रेइश होता है। उसी को आप हीट करके मेल्ट करो एंड बाद में उसका आप कॉइन बना लो या कुछ बना लो, लंप बना लो, तो आपको चमकता हुआ सिल्वर फिर से मिल जाएगा। ठीक है, जब पाउडर फॉर्म में होता है मेटल तो वो चमकता नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे ग्रे कलर का सिल्वर बनते हुए दिखाई देगा। इसी तरह से एक और रिएक्शन है जहां पे सिल्वर ब्रोमाइड लिया है, उसको भी हम सनलाइट से ब्रेक कर रहे हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है एंड सिल्वर एंड ब्रोमीन बनते हुए दिखाई दे रहा है। सेम टू सेम रिएक्शन है, सिर्फ क्लोरीन के जगह ब्रोमीन है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। बैलेंसिंग इज ऑल्सो सेम। तो यहां हमारा डिकम्पोजिशन खत्म होता है। चलिए आगे चलते हैं, एक और रिएक्शन यहां पर समझते हैं। हमने कॉपर सल्फेट लिया है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ब्यूटीफुल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं। कॉपर सल्फेट के अंदर हम एक लोखंड का खिल्ला, आयन का नेल धीरे से इमर्स करेंगे इस तरह से, एंड इसको हम थोड़ी देर तक 15 से 20 मिनट तक रहने देंगे। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे लोखंड का जो खिल्ला है उसके ऊपर ब्राउन कलर का कुछ तो चिपक रहा है एंड ब्लू कलर का सॉल्यूशन ग्रीन हो चुका है। अब मुझे बताइए, ये जो खिल्ला है इसके ऊपर रेड कलर का जो पदार्थ है वो क्या है? जंग है, रस्ट है? नहीं, ये क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। हमने लोखंड का खिल्ला लिया, स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, उसको हमने कॉपर सल्फेट के अंदर डाला, एक्वियस सॉल्यूशन लिखा है। आपको पता है कॉपर सल्फेट का पाउडर आता है ब्लू कलर का, उसको आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? आयन जो है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये आयन क्या करता है? कॉपर को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, लात मार के निकाल देता है कॉपर सल्फेट से, एंड आयन लोखंड कॉपर के जगह पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, एक मेटल्स की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, कौन से मेटल का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, किसका सबसे कम है, ये पूरी सीरीज है। ये हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ने वाले हैं। यहां पर सिर्फ इतना याद रखना, आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयन कॉपर को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है, लात मार के निकालता है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या था? ब्लू था। ध्यान से सुनना, आयन किसके जगह पे आके बैठ जाएगा? कॉपर के जगह पे आके बैठ जाएगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो मुझे मिलता है FeSO4 एक्वियस फॉर्म में, एंड इसका कलर क्या है? ग्रीनिश येलो। इसीलिए रिएक्शन में धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर कम 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 होते जाता है एंड जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा? येलोइश ग्रीनिश होते जाता है। बात यहां तक समझ में आई? FeSO4 बन गया तो अब क्या बचा? कॉपर बचा। ये कॉपर का जो ब्राउन कलर का डिपॉजिट है वो आपको लोखंड के खिल्ले के ऊपर बनता हुआ दिखेगा। तो जो आपका लोखंड का खिल्ला है उसके ऊपर जंग लगा हुआ नहीं है, वो क्या है? प्योर कॉपर, एलिमेंटल कॉपर है जो उसके ऊपर आके चिपक रहा है। दिस इज योर रिएक्शन, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? लोखंड ने कॉपर को लात मार के हटा दिया, डिस्प्लेस किया। तो ये कौन से टाइप का रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका डेफिनेशन कैसा बनेगा? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, आयन, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। सिंपल सा डेफिनेशन है। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा बनेगा? A प्लस BC गिव्स मी AC प्लस B। B को हटा दिया, A ने B को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, चलिए एक और दो एग्जांपल देखते हैं इसके। जिंक लिया है और कॉपर सल्फेट लिया है। यहां पर जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, हटा देगा, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा जिंक सल्फेट एंड मुझे मिलेगा कॉपर। सेम सिंपल रिएक्शन, सिर्फ आयन के जगह पे जिंक को लिया हुआ है। अच्छा, अब मैंने लिया लेड एंड मैंने लिया कॉपर क्लोराइड। अगेन लेड की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, लेड क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा लेड क्लोराइड PbCl2 एंड मुझे मिलेगा एलिमेंटल कॉपर।
सेम टू सेम रिएक्शंस हैं, एकदम सिंपल टाइप के रिएक्शंस हैं। कौन से रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। अब मैं दूसरे टाइप का रिएक्शन आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने लिया है सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड मैंने लिया है बेरियम क्लोराइड। अब ये जो मेरा पहला टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मैं सोडियम सल्फेट डाल रहा हूं Na2SO4, आराम से डाल रहा हूं ताकि आसपास में गिर ना जाए। अब इसके अंदर बेरियम क्लोराइड को आप अगर ड्रॉप वाइज डालते हो तो आपको एक बहुत ब्यूटीफुल चीज देखने मिलती है। ज्यादा डाल दोगे तो भी चलेगा, देखो क्या होगा, पूरा सॉल्यूशन व्हाइट हो गया। ड्रॉप वाइज जब हम डालते हैं तो आपको दिखेगा कि एक एक ड्रॉप जब गिरता है तो आपको कुछ व्हाइट कलर का पदार्थ, व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनते हुए दिखता है, सॉलिड सब्सटेंस, व्हाइट कलर के सॉलिड पार्टिकल्स बनते हुए दिखते हैं। तो रिएक्शन में क्या हुआ आइए समझते हैं। हमने लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वियस सॉल्यूशन, पानी में डिसॉल्व, उसके साथ हमने बेरियम क्लोराइड को डाला BaCl2 एक्वियस सॉल्यूशन। तो क्या होगा, यहां पर आयंस की अदला बदली होती है। आयंस मतलब क्या? चार्ज्ड स्पीशीज। यहां पर देखो, ध्यान से देखना, बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ जाएगा, बेरियम के ऊपर +2 चार्ज होता है Ba2+ एंड सल्फेट के ऊपर 2 -2 चार्ज होता है। तो बेरियम मेरा कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, एंड सल्फेट क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। तो बेरियम सल्फेट एक साथ आ जाएंगे, इकट्ठा आ जाएंगे और मुझे बेरियम सल्फेट बना कर देंगे, जिसका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर के पार्टिकल्स मुझे दिखाई देंगे सॉल्यूशन के अंदर, इनसॉल्युबल हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, पीपीटी लिखा है, व्हाइट पीपीटी, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आई? बेरियम सल्फेट बन गया। अब मुझे बताओ रिएक्टेंट में देखो और बताओ क्या बचा हुआ है। सोडियम है जो क्लोरीन के साथ जाएगा, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है। अगेन सोडियम मेरा कैटायन, क्लोरीन मेरा एनायन, कैटायन और एनायन प्लस एंड माइनस विल कम टुगेदर एंड मुझे NaCl बनाकर देंगे सोडियम क्लोराइड। क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं है। आइए इसको बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट में देखो Na2 सोडियम 2 है, तो मैं प्रोडक्ट में NaCl को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब चेक करो क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? रिएक्टेंट में सल्फर 1 है, प्रोडक्ट में सल्फर 1 है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 4 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 है, रिएक्टेंट में बेरियम 1 है, प्रोडक्ट में बेरियम 1 है, रिएक्टेंट में क्लोरीन 2 है, प्रोडक्ट में क्लोरीन 2 है। नाउ इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मुझे बताओ यहां पर आयंस जो हैं उनकी अदला बदली हुई, तो इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं एंड उसका डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस की अदला बदली हुई। ठीक है, कैटायन एनायन जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उनकी अदला बदली, उनका एक्सचेंज हुआ। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा? AB + CD गिव्स मी AD + BC या फिर AD + CB, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक और रिएक्शन समझते हैं। ये रिएक्शन मैंने चैप्टर के एकदम शुरुआत में आपको बताया था। लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस एक्वियस सॉल्यूशन, उसको हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया। टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है? लेड नाइट्रेट लिया है, ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप पोटेशियम आयोडाइड ऐड करता हूं तो येलो कलर का पदार्थ आपको यहां पर बनते हुए दिखता है। येलो कलर का सॉलिड पार्टिकल्स, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनते हुए दिखाई देता है। तो वो येलो पीपीटी किस चीज की है? आपको रिएक्शन में देखिए, इक्वेशन में देखो, लेड है, वो लेड के ऊपर +2 चार्ज है और पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन के ऊपर माइनस चार्ज है। लेड जो है वो आपका कैटायन है Pb+2, आयोडीन आपका एनायन है I-1। ये दोनों इकट्ठा आ जाएंगे तो मुझे लेड आयोडाइड बना के देंगे, जिसका येलो कलर का पीपीटी बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बनेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड दूसरा क्या बचा मुझे बताओ। रिएक्शन में देखो, पोटेशियम बचा और नाइट्रेट बचा, तो पोटेशियम एंड नाइट्रेट इकट्ठा आ जाएंगे, मुझे पोटेशियम नाइट्रेट बनाकर देंगे इस तरह, एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। आइए फटाफट, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं व्हाइल बैलेंसिंग। रिएक्टेंट में देखो लेड कितना है? 1 है, प्रोडक्ट में लेड कितना है? 1 है। ठीक है, रिएक्टेंट में पोटेशियम 1 दिख रहा है एंड प्रोडक्ट में भी पोटेशियम 1 दिख रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट में आयोडीन 1 दिख रहा है, प्रोडक्ट में आयोडीन 2 दिख रहा है, PbI2। तो मैं रिएक्टेंट में पोटेशियम आयोडाइड को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, आयोडीन बैलेंस हो गया।
अब मुझे बताओ, रिएक्टेंट में पोटेशियम 2 हो गया, तो मैं प्रोडक्ट में पूरा जो KNO3 है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड इतना करने के बाद मेरा पूरा रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, काउंट कर लीजिएगा, लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, आयोडीन, सब आप काउंट करोगे, इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। ठीक है, यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड। ठीक है, जो जो स्क्रीन पे आ रहा है उसको आप लिखते जाना। आगे चलते हैं, एक लास्ट एक्सपेरिमेंट यहां पर करके देखते हैं। हमने कॉपर का स्ट्रिप लिया है, ठीक है, कॉपर का स्ट्रिप, उसको हम हीट कर रहे हैं। जैसे हम उसको हीट करते हैं, उसके ऊपर आपको एक ब्लैक कलर का रेसिड्यू, ब्लैक कलर का लेयर बनते हुए दिखेगा। घुस के देखो, ध्यान से गौर से देखो, ब्लैक कलर का कुछ आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो आइए समझते हैं यहां पर क्या हो रहा है। बाय द वे, आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह से दिया है, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो इस तरह से कॉपर के पाउडर के साथ, हालांकि यहां पे कॉपर पावर लिखा है, टेक्स्ट बुक में गलत दिया है, कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर के साथ एक्सपेरिमेंट यहां पर किया है, लेकिन हमारे पास पाउडर नहीं थी तो हमने कॉपर का स्ट्रिप ले लिया, टुकड़ा ले लिया, लेकिन सेम रिजल्ट, उसके ऊपर भी आपको ब्लैक कलर का कुछ बनते हुए दिख रहा था। तो क्या होता है यहां पर, आइए समझते हैं। कॉपर था हमारे पास, उसका स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड है, इसको हीट करेंगे, इसको हम एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, एक टाइप का एनर्जी उसको दी जा रही है। ठीक है, कॉपर को हम जब हीट कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन होगा, Cu+O2, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो ऑक्साइड बनेगा, CuO, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस कर लो इसको, बड़ा मजेदार रिएक्शन है, सिंपल सा रिएक्शन है। देखो, रिएक्टेंट में कॉपर 1 है, प्रोडक्ट में कॉपर 1 है, सिंपल। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है, कॉपर ऑक्साइड को यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया। अब कॉपर का नंबर चेंज हो गया, तो रिएक्टेंट में कॉपर को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। यहां पर मुझे एक बात बताओ, क्या कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया? इन दिस रिएक्शन कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो हम क्या बोलते हैं, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ। ध्यान से सुनना, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, अगर एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, ऐसा हम इसको बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बात समझ में आ रही है? एक रिएक्शन हमने पहले भी किया था, Mg+O2 गिव्स मी MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वहां पर भी क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हां, लेकिन ऑक्सीडेशन है ना, मैग्नीशियम इज गेनिंग ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। बात एकदम क्लियर हो रही है, दिमाग में फिट हो रही है, यस और नो? अब इसी रिएक्शन को मैं थोड़ा उल्टा करके देख सकता हूं, ध्यान से सुनना। कॉपर ऑक्साइड लिया है, अगर इस कॉपर ऑक्साइड को मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊं, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊं, तो हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन को चुरा लेगा, कॉपर अकेला हो गया, कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, CuO, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव किया, एंड मुझे Cu+H2O, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को चुरा लिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पर कैन आई से कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया, तो हम क्या बोलते हैं, इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया, इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। तो यहां पर कौन रिड्यूस हुआ, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टुक प्लेस, ऐसा भी बोल सकते हो। बातें एकदम समझ में आई? गेन ऑक्सीजन किया, ऑक्सीजन को गेन किया तो ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन को लूज किया तो रिडक्शन हुआ या फिर रिड्यूस हुआ, ऐसा भी आप बोल सकते हो। एकदम क्लियर बात है, कम ऑन, यस और नो? अच्छा, एक और एग्जांपल आपको दूंगा, चलिए। मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, इसमें से अगर मैं हाइड्रोजन को निकालूं तो मुझे क्या मिला, Mg+H2, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना, यहां पर क्या किया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इफ अ सब्सटेंस लूजेज हाइड्रोजन, इसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इफ अ सब्सटेंस लूजेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, एंड उसी तरह से वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति ऑयल आपने सुना होगा, वेजिटेबल ऑयल मिलता है ना मार्केट में, उसमें अगर मैं हाइड्रोजन को ऐड करूं, इफ वेजिटेबल ऑयल गेन्स हाइड्रोजन, अच्छा ये रिएक्शन स्पेसिफिक कंडीशंस में होता है, यहां पर 60 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है, एंड निकल
निकल एक मेटल है, आपको पता है, इट एक्ट्स लाइक अ कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट। ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, तब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है वेजिटेबल ऑयल में एंड वनस्पति घी बनता है। तो यहां पर कैन आई से वेजिटेबल ऑयल ने हाइड्रोजन को गेन किया। इफ अ सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन, हम क्या बोलते हैं, उसका रिडक्शन हुआ। एग्जैक्टली उल्टा। सिंपल बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ऑक्सीजन को गेन किया, ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन को लूज किया, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन को लूज किया, रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन को गेन किया, रिडक्शन। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का एकदम उल्टा चलता है। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर बात है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। ये रिएक्शन हमने पहले देखी, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, कॉपर बन रहा था और वाटर बन रहा था। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया तो इसका रिडक्शन हुआ। कॉपर ऑक्साइड वॉज रिड्यूस्ड टू कॉपर, ऐसा बोल सकता हूं, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। एंड हाइड्रोजन ने, मुझे बताओ, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन करके वाटर बनाया, तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। हाइड्रोजन वॉज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म वाटर, H2O, ऐसा हम बता सकते हैं। तो आपको पता है यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होता है। ऐसा कितने सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं जहां पर आपको ऑक्सीडेशन दिख रहा है, ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा होता है। सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा ऐसा नहीं मिलेगा। कभी भी अगर मैं एक ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं तो उसके साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा है, या फिर रिडक्शन की बात करता हूं तो साथ साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये दोनों चीजें हमेशा साथ में होती हैं। एक चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन, एक का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन। बोथ ऑफ दीज प्रोसेस हैपन साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड while other gets reduced, एक का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का रिडक्शन, ऐसा साथ में ही होता है। Such reactions are called oxidation reduction reactions और redox reaction, जहां पर दोनों साथ में होते हैं। redox, reduction, oxidation, redox। क्या ये बात क्लियर है? अब आपको एक छोटा सा टेबल बताना चाहूंगा, एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? व्हाट इज ऑक्सीडाइज्ड? हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ तो मैं लिख दूंगा H2। व्हाट इज ऑक्सीडाइज्ड? हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। व्हाट इज रिड्यूस्ड? कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। व्हाट्स रिड्यूस्ड? कॉपर ऑक्साइड। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो रिडक्शन करवाता है, जिसके वजह से रिडक्शन हुआ। मुझे बताओ, रिएक्शन में देखो, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, किसने किया? हाइड्रोजन ने। ऑक्सीजन को चुराने का काम किसने किया? हाइड्रोजन ने किया। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिडक्शन करवा कौन रहा है? हाइड्रोजन करवा रहा है। एजेंट कौन होता है? जो कुछ काम करता है ना। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? रिडक्शन करवाता है। कौन करवा रहा है? हाइड्रोजन करवा रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को चुरा रहा है, यस और नो। उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करवाएगा। कौन करवा रहा है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन दे रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करवा रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कॉपर ऑक्साइड। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस और नो। रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करवाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवाता है। एक और एग्जांपल, ध्यान से सुनना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सुनते रहना बस। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स मी जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर मुझे बताओ, जिंक ऑक्साइड, जिंक बना, जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया, ये रिडक्शन हो गया। एंड कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। एकदम कहानी सिंपल है। हम क्या बोलेंगे? कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड CO and zinc oxide is reduced to form zinc। स्टेटमेंट एकदम क्लियर है। डब्बा अगर बनाओ तो आप लोग मुझे बता सकते हो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कार्बन का हुआ। कार्बन मोनोऑक्साइड बना, कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो हु इज ऑक्सीडाइज्ड? कार्बन। रिडक्शन किसका हुआ? जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया। व्हाट इज रिड्यूस्ड? जिंक ऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिडक्शन करवाया किसने? कार्बन ने करवाया।
ऑक्सीजन चुराया किसने? कार्बन ने चुराया। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कार्बन है। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन करवाया किसने? जिंक ऑक्साइड, उसने अपना ऑक्सीजन दे दिया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिंक ऑक्साइड। समझ में आ रही है बात? एक और लास्ट एग्जांपल देखेंगे। चलिए, मैंने लिया MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसको मैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं। तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड MnCl2 प्लस वाटर मिलता है H2O एंड क्लोरीन गैस Cl2 मिलता है। इसको एक बार बैलेंस कर लेंगे फटाक से। देखिए, मुझे बताइए, रिएक्टेंट में मैंगनीज एक है, प्रोडक्ट में मैंगनीज एक है Mn, ठीक है। रिएक्टेंट में क्लोरीन एक दिख रहा है, प्रोडक्ट में क्लोरीन 4 दिख रहे हैं, MnCl2 प्लस Cl2, 4 क्लोरीन है। तो रिएक्टेंट में HCl को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे बताओ, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया ना। तो यहां पर प्रोडक्ट में H2O को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, मैंगनीज बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन काउंट कर लो, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 हो गए हैं। द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। लेकिन अब हिसाब किताब करते हैं, किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनना, MnO2 MnCl2 बना, मैंगनीज ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया, लूज, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन लूज किया, रिडक्शन। ऑक्सीजन गेन किसने किया? HCl बना Cl2। अच्छा, यहां पर थोड़ा अलग कंसेप्ट है, ऑक्सीजन गेन नहीं हो रहा है, यहां पर HCl Cl2 बन रहा है, मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां पर HCl ने हाइड्रोजन को लूज किया, Cl2 बन गया, दिस इज ऑक्सीडेशन। क्या ये बात क्लियर है? इसका स्टेटमेंट समझ लो आप। HCl is oxidized to Cl2, HCl loses hydrogen and it is oxidized to chlorine, whereas MnO2 loses oxygen and it is reduced to MnCl2, मैंगनीज क्लोराइड बन जाता है। अब डब्बा, अब्बा जब्बा डब्बा, डब्बा सुनो, व्हाट इज ऑक्सीडाइज्ड, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? HCl, HCl ने हाइड्रोजन लूज किया, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। Who is reduced? रिडक्शन किसका हो रहा है? MnO2, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, MnO2 इज रिड्यूस्ड। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? बताइए भाई साहब, रिडक्शन करवा कौन रहा है? HCl करवा रहा है, HCl के वजह से ऑक्सीजन लूज हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? HCl। ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है? MnO2 करवा रहा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, वो अपना ऑक्सीजन दे देता है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? MnO2। आई होप रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन यहां पे आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कहीं पे हो सकता है, तो जस्ट राइट इट डाउन। एक क्विक रिकैप आपको बता देता हूं। ऑक्सीजन का गेन हुआ, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का लॉस हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन के 2 बेसिक डेफिनेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या? ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन में क्या करोगे? गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है? रिडक्शन। ठीक है, इसको आप लिखो, लिखो, 1-2 बार लिखो, एकदम बराबर दिमाग में आपके फिट हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? रिडक्शन करवाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडेशन करवाता है। कहानी बहुत आसान है, ज्यादा दिक्कत की नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर बात करते हैं कोरोजन की। जब हम मेटल्स को खराब होता हुआ देखते हैं, मेटल्स का डिग्रेडेशन होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स, वाटर वेपर है, ऑक्सीजन है, या फिर किसी एसिड से भी मेटल खराब हो सकता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन। लोखंड की बात करें तो लोखंड के ऊपर जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, ये भी क्या है? टाइप ऑफ कोरोजन है। रस्टिंग की बात करें, रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स कॉजेज लार्ज फाइनेंशियल लॉस। हमारे देश में भी काफी सारा नुकसान हो जाता है बिकॉज ऑफ रस्टिंग। मॉन्यूमेंट्स हैं, ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, कार्स हैं, काफी सारी चीजें हैं जो लोखंड की बनती हैं, वो धीरे धीरे खराब होती हैं, तो बहुत सारा नुकसान होता है। देश का तो हो रहा है, साथ ही साथ इंडिविजुअल पीपल का भी काफी सारा फाइनेंशियल लॉस होता है। यहाँ पर रस्टिंग कैसे होती है सर? ये देखिए, आयरन जो है वो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है। मॉइस्ट एयर में क्या होगा? वाटर होगा और ऑक्सीजन होगा। उन दोनों चीजों के साथ आयरन रिएक्ट करेगा एंड क्या बन जाएगा? रस्ट, जंग। इसका फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं, Fe2O3.2H2O, या फिर आप XH2O भी लिख सकते हो।
हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड। ठीक है, बेसिक बात। उसी तरह से कॉपर भी खराब होता है। आपको पता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 1886 में बनी थी, उसके ऊपर कॉपर की शीट्स लगी हुई हैं। जब वो बनी थी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उसका कलर कैसा था? ब्राउन का, कॉपर का कलर था। कॉपर से उसको कोट किया गया है, कवर किया गया है, कॉपर के शीट्स लगाए गए हैं, प्योर कॉपर के। लेकिन आज 2024 में अगर आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखो तो उसका जो कॉपर है उसका कलर कैसा हो गया? पूरा ग्रीनिश कलर हो गया है, ग्रीनिश ब्लूइश कलर हो गया है। कॉपर खराब हो गया है, कॉपर का कोरोजन हो गया। तो यहां पर क्या हुआ आइए समझते हैं। ठीक है, ऐसा कलर हो गया है। यहां पर क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो मॉइस्ट एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, वाटर वेपर भी है, ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे कॉपर के साथ रिएक्ट करती हैं एंड कॉपर लूजेस इट्स लस्टर। कॉपर की जो चमक है वो चली जाती है ना। हम बोलते हैं मेटल्स चमकते हैं, उनके ऊपर लस्टर होता है, वो धीरे धीरे चला जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रीनिश लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट CuCO3। ठीक है, ये जो प्रोसेस है जहां पर कॉपर के ऊपर एक ग्रीनिश लेयर बनता है, दिस इज कोरोजन एंड इस प्रोसेस को पैटिनेशन ऑफ कॉपर बोलते हैं। ठीक है, तो जब कोई मेटल खराब होता है, हर मेटल के कोरोजन को रस्टिंग नहीं बोलते, रस्टिंग आयन में होती है। आयन का खराब होना उसको रस्टिंग बोलते हैं, कॉपर का खराब होना उसको पैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं उनके कोरोजन के लिए। आयन का रस्टिंग, कॉपर का पैटिनेशन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, यहां तक बात समझ में आए। उसी तरह सिल्वर के जो स्पून्स होते हैं, सिल्वर की डिशेज होती हैं, उसके कप होते हैं चांदी के, ये सारी चीजें भी धीरे धीरे काली हो जाती हैं। ऑन एक्सपोजर टू एयर, सिल्वर भी, चांदी भी धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है। क्यों होती है? देखिए, सिल्वर जो है वो हवा में H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है। सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है धीरे धीरे एंड क्या बन जाता है? सिल्वर सल्फाइड। इसका ही आपको ब्लैक कलर उसके ऊपर दिखता है। फिर मम्मी उसको पेप्सोडेंट से या फिर टूथपेस्ट, पीतांबरी तो अलग चीज है, पीतांबरी नहीं, लेकिन अलग अलग पैतरे होते हैं जिससे उसको साफ किया जाता है। वो जो ब्लैक लेयर है सिल्वर सल्फाइड का, वो निकाला भी जा सकता है। ठीक है, सिल्वर की बात हो गई। तो सिल्वर सल्फाइड फॉर्मूला क्या है? Ag2S। तो इन शॉर्ट कोरोजन क्या होता है उसकी सिंपल सी डेफिनेशन समझ लेते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर है, एसिड है, ऑक्सीजन है, इट इज सेड टू कोरोड। कोरोड मतलब डिग्रेड, खराब हो गया, प्योर मेटल खराब हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। ठीक है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर है, एसिड है, ऑक्सीजन है, जो कुछ भी है, खराब हो जाता है, कोरोड हो जाता है एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन। ठीक है, कोरोजन को प्रिवेंट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, वो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। आइए लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। रैंसिडिटी क्या होती है? द टेस्ट एंड ओडर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। तेल में तली हुई या फिर तेल में बनी हुई कुछ चीजें हैं जिनको अगर हम बाहर छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो जो तेल है, ऑयल है, फैट है, उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो ऑयल है, जो फैट है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑयल खराब होगा, ऑयल का ऑक्सीडेशन होगा एंड उसका टेस्ट एंड ओडर ऑफ दैट फूड मटेरियल विल चेंज। उसका स्वाद बदल जाएगा, उसका स्मेल बदल जाएगा। हम बोलते हैं ना, अरे समोसा कभी का है, गर्म है क्या? सुबह बनाया हुआ समोसा या फिर कल बनाया हुआ समोसा आज खा रहे तो उसमें से स्मेल आएगी आपको। उसके अंदर का जो तेल है वो धीरे धीरे क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हो गया, खराब हो गया। ठीक है, तो ये जो रैंसिडिटी है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल विच इज प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। ऑयल का ऑक्सीडेशन, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फूड मटेरियल कैसा बन गया है? रैंसिड बन गया है। रैंसिड मतलब उसके अंदर के ऑयल का ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसका ओडर चेंज हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? हाउ डू यू प्रिवेंट रैंसिडिटी? बाय स्टोरिंग इट इन एयर टाइट कंटेनर। जो भी खाना आपने बनाया उसको अच्छे से आप स्टोर करो एयर टाइट कंटेनर में, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जा ना पाए, आपका ऑयल वगैरह जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा एंड थोड़े लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हो खाने को। ठीक है, दूसरी बात, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। आपने चिप्स वगैरह के पैकेट पे कुछ कुछ चीजें देखी होंगी, इंग्रेडिएंट्स में देखो सिट्रिक एसिड होता है। इट इज अ टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन को होने नहीं देता, प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन को या फिर स्लो कर देता है प्रोसेस को, ताकि ये जो चिप्स है, जो पैकेज्ड फूड हमें मिलता है, तला हुआ चिप्स हो गए और भी काफी सारी चीजें हैं,
जो तली हुई होती हैं, जो हमें पैकेट्स में मिलती हैं, उनके अंदर क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, ठीक है, ताकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके, ज्यादा टाइम तक वो रह सके, खराब इजीली ना हो। एंड लास्ट में N2 फ्लशिंग। हम बोलते हैं ना कि लेस का पैकेट है, चिप्स का पैकेट है, इसमें इतना हवा भर के दिया है, पूरा पूरा हवा ही आता है, 10 रुपए का हवा खरीद रहे हैं, हवा नहीं है, वो अंदर नाइट्रोजन डाला है, ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन डाल देते हैं ताकि ऑयल एंड फैट का ऑक्सीडेशन ना हो। N2 नाइट्रोजन भरा जाता है, ये जो चिप्स के पैकेट है ना, उसमें जो हवा लगती है वो क्या है, वो एक्चुअली सिर्फ नाइट्रोजन होती है, प्योर नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये सारा हो गया रेंसिडिटी का हिसाब किताब। एंड यहां पर होता है हमारा चैप्टर समाप्त। बहुत बहुत सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर में बताई हैं। अब दिल से कुछ बातें आपको कहना चाहूंगा, रिवीजन करते रहिए, जो जो मैंने बताया उसके आप नोट्स बनाते रहिए, फ्लैश कार्ड्स भी यूज करोगे, जितना आप उनको यूज करोगे उतना आपका मेमोरी शार्प होते जाएगा, उतनी आपकी चीजें ज्यादा पक्की होते जाएंगी, स्ट्रांग होते जाएंगी, ठीक है। कुछ रिवीजन टेक्निक्स जो मैं आपको बताता हूं वो आप प्रैक्टिस करते रहिए। एंड बस स्ट्रैटेजी वीडियो में भी मैंने बताया था कि रिएक्शंस जो हैं, इसमें बहुत सारे रिएक्शन है चैप्टर में, उनको आप एक अलग नोटबुक में लिखते जाइए, तो उसकी प्रैक्टिस आपकी होते रहेगी। एंड विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस चैप्टर। बहुत अच्छा लगा आप सबको पढ़ा के। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट्स में, मुझे आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एंड आपके लाइक्स और कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अच्छा कंटेंट बना के आपको देते रहें। सो थैंक यू so much for watching, guys. I will see you in the next one. Cheers. Bye bye.